सब लोग सोचते हैं कि वो बस एक गरीब गांव का एक लाचार लड़का था, लेकिन आखिर में वही इतिहास का सबसे महान राजा बन जाता है। बहुत समय पहले एक आदमी जिसका नाम ग्री था, एक अनाथ बचपन से उठकर पूरे दुनिया का विजेता बन गया था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया और जो भी उसके खिलाफ जाता उसे बिना कोई दया के धरती से मिटा दिया जाता। लेकिन दुनिया की सारी ताकत के बाद भी उसके जीवन में कोई सुख नहीं था, क्योंकि वो अकेला था। फिर एक दिन अचानक वो खुद को एक गहरे समंदर में डूबता हुआ महसूस करता है और एक आवाज उससे कहती है कि अपने अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करे। राजा समझ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है और तुरंत ही अगले पल वो अपने आंखें एक अंधेरे कमरे में खोलता है, जहाँ दो अनजान लोग उसके सिर के ऊपर झुके होते हैं। वो उसे आर्थर कहकर बुलाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि उनका बेटा कितना उन जैसा दिखता है, जबकि उसे ये तक पता नहीं होता कि ये लोग कौन है और वो कहाँ है। अब उसे पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है, पूरी पिछले जिंदगी की यादें और समझ के साथ। वो महान राजा जो अब एक मामूली सा बच्चा है, आर्थर के रूप में अपने इस नई जिंदगी को काफी लो लेवल मानता है। वो अपने शरीर पर ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता और एक छोटे बच्चे जैसा एक्ट करते हुए जब उसके माँ बाप उसका डायपर बदलते हैं तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। एक दिन आर्थर देखता है कि उसका फादर मैजिक का यूज करके अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं ताकि वो आराम से खेतों में काम कर सके, और उसकी माँ उनका इलाज करते हैं जब वो चोट खा जाते हैं। यही पहली बात है जो आर्थर को इस नई दुनिया के लिए एक्साइटेड बना दिया है और उसे पता चलता है कि ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, क्योंकि यहाँ जादू है। जल्दी ही आर्थर को पता चलता है कि उसके फादर एक एडवेंचरर है जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि जब यहाँ हर किसी को हथियार रखने की इजाजत है तो ये जगह काफी खतरनाक होनी चाहिए। इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन ये दिन अभी दूर है, क्योंकि फिलहाल तो वो सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा है जो तुरंत सो जाता है जब भी उसकी माँ लोरी गाती है। लेकिन जल्दी ही वो अपनी इस छोटी सी बेचैनी से ऊपर उठ जाता है और इस शांत पलों का मजा लेने लगता है, क्योंकि अपने पिछले जिंदगी में तो वो हमेशा जानलेवा हमलों के खतरे में सोता था। कुछ महीने गुजर जाते हैं और आर्थर आखिरकार घर में इधर उधर रेंगने लगता है। वो सोने का नाटक करता है ताकि उसकी माँ उसे अकेला छोड़ दे और फिर चुपके से घर की लाइब्रेरी में घुस जाता है, जहाँ वो इस दुनिया के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए किताबें पढ़ता है। उसे पता चलता है कि जिस देश में वो रहता है उसके नॉर्थ में डॉर्फ्स का एक देश है और ईस्ट में एल्फ्स का, इंसानों का अपना एक देश है जिसे एक राजा संभालते हैं। लेकिन उसकी पिछली जिंदगी की तरह यहाँ सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं होती, यहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। फिर वो एक और किताब पढ़ता है जो जादू के बारे में बताते हैं और आर्थर को समझ आता है कि इसी मैजिक के कारण ये दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे है। उसे पता चलता है कि लगभग 1% लोग ही मैजिक का यूज कर सकते हैं और किसी इंसान की मैजिक कैपेसिटी उसके माँ बाप की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। किताब बताते हैं कि मैजिक यूजर्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऑगमेंटर्स जो माना का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और एक वॉरियर जैसे लड़ते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्ज्यूरर्स जो अपने माना को अपने शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे जादूगर करते हैं। आर्थर को समझ आता है कि उसके फादर एक ऑगमेंटर है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी माँ एक टिपिकल कंज्यूरर नहीं है, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर कुछ अलग सी लगती है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और किताब में मैजिक यूजर बनने के तरीके पढ़ता रहता है। किताब बताते हैं कि मैजिक यूज करने के लिए एक मैजिक कोर होना जरूरी है, जो तब बनता है जब किसी इंसान के शरीर के अंदर की माना को एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट किया जाता है। अक्सर लोग जवानी के बाद ही इसे बनाना शुरू करते हैं और एक मजबूत मैजिक कोर बनाने में साल लग जाते हैं। लेकिन आर्थर तो पहले ही अपनी पुरानी जिंदगी में ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानता था। उस दुनिया में वो अपने शरीर के अंदर की एनर्जी जिसे की बोलते हैं उसको कंट्रोल करता था और की कोर बनाना मैजिक कोर बनाने जैसा ही था। आर्थर अपने शरीर के अंदर माना को एक जगह पे फोकस करने लगता है, इसी उम्मीद में कि वो अपनी नई जिंदगी में ताकत का पहला कदम उठा सके। लेकिन जैसे ही वो अपना पहला मैजिक कोर बनाने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस बेड में सुला देते हैं। 2 साल पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और एक दिन जब आर्थर की माँ उसके बारे में डायरी में लिखने में बिजी होते हैं तो आर्थर बाहर जाकर तलवार चलाना सीखने लगता है अपने फादर से। वो एक लकड़ी की तलवार से बार बार अटैक करता है जैसे कि असली तलवार हो। तभी उसकी माँ बाहर आती है और अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने उसके इतने छोटे बच्चे को जो अभी अभी चलना सीखा है तलवार पकड़ा दिया है। ये सब आर्थर के लिए नया नहीं है, जिसे अब अच्छी तरीके से पता चल गया है कि इस घर का असली बॉस उसकी माँ ही है। उसकी माँ उसे अक्सर आसपास के शहर भी ले जाते और आर्थर वहाँ जाके हमेशा खुश होता है, क्योंकि वहाँ उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हर चीज में इंटरेस्ट दिखाता है, हथियारों से लेके अजीबोगरीब सामान तक, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो जादू को लेकर ही होता है और शहर में रहकर उसे मैजिक को पास से देखने का बेहतरीन मौका मिलता है। इन सब यात्राओं के अलावा आर्थर अपने माँ बाप के साथ एक शांत जीवन बिताता है। भले ही उसे एक नन्हे बच्चे के शरीर में फंसा हुआ महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये शांत जिंदगी पसंद आने लगती है।
हैं। उसके माँ बाप उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं और ये सब देखकर उसे अपनी पिछली जिंदगी के ऑर्फेनेज का बचपन याद आता है, जहाँ उसने दिल से एक परिवार की तमन्ना की थी, लेकिन वो विश कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन आर्थर अपने फादर को मैजिक का प्रैक्टिस करते देखता है, जहाँ वो अपने माना कोर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आर्थर उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके फादर बस जमीन से कुछ पत्थर ही उठा पाते हैं माना के जरिए। आर्थर बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसे लगता है कि नमूनाबाजी करने से अच्छा तुम हाथों से पत्थर उठा लेते। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहते हैं कि उसके फादर ने अपने बेस्ट एफर्ट नहीं दिए हैं। फिर उसका फादर दोबारा पूरा ध्यान लगाकर अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक जबरदस्त अटैक्स करता है, जिससे जमीन तक गिर जाते हैं। इस बार आर्थर अपने फादर की स्किल से सच में इम्प्रेस होता है। उसकी माँ को यकीन होता है कि जब वो बड़ा होगा तो एक महान योद्धा बनेगा। आर्थर तुरंत ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे उठाकर सुलाने ले जाते हैं। रास्ते में वो लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं तो आर्थर अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे किताबें पढ़ने दे। पहले तो उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन जब वो मासूम सी नजर से उसकी तरफ देखती है तो वो मान जाते हैं। आखिरकार वो उसे अकेला छोड़ देती है लाइब्रेरी में और बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। आर्थर फिर अपने शरीर की सारी माना को एक जगह पे फोकस करने लगता है, जैसे वो पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि अब वो मैजिक यूज करने के बिल्कुल करीब है और तभी अचानक उसका माना कोर बन जाता है, जिसकी वजह से एक भयंकर धमाका होता है जो पूरे घर को उड़ा देता है और आर्थर के फादर अपनी वाइफ को बचाते हुए घायल हो जाते हैं। दोनों घबरा जाते हैं कि उनका बेटा कहीं खतरे में तो नहीं है, लेकिन जब वो अंदर जाके देखते हैं तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आर्थर हवा में तैर रहा होता है एक सुनहरे रोशनी के साथ। आर्थर उन्हें एक कॉन्फिडेंस स्माइल देता है और बताता है कि अब वो मैजिक कर सकता है। वो जमीन पर उतरता है और उनकी तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी छत का एक टुकड़ा उसकी तरफ गिरता है। वो घबरा जाता है और सोचता है कि शायद इसकी जिंदगी का ये आखिरी पल है, लेकिन इसके दोनों माँ बाप एक साथ इसकी तरफ कूद जाते हैं उसे बचाने के लिए। आर्थर तभी समझ जाता है कि उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है उसे सुरक्षित रखना, लेकिन जब वो दोनों रो पड़ते हैं तो आर्थर हैरान रह जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी ऐसा इमोशन महसूस नहीं किया था। दूसरे बच्चों के माँ बाप भी या तो गर्व दिखाते या फिर निराशा, पर कभी ऐसे आंसू नहीं बहाते थे। जैसे वो सोचता है कि एक ऐसा नया एहसास है, आर्थर भी रो पड़ता है अपनी माँ से चिपक के बिना सोचे समझे। कुछ साल गुजर जाते हैं और अब आर्थर एक छोटा लड़का बन गया है जो अपने फादर रेनॉल्ड से कॉम्बैट स्किल्स सीख रहा है। आर्थर और उसके फादर गार्डन में आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ उसके फादर उसे अपने ग्लव्स देना चाहते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस उम्र में उसके पास उन्हें संभालने की ताकत नहीं है। उसकी जगह वो एक लकड़ी की तलवार उठाता है और उसका फादर भी वही करता है। आर्थर तुरंत एक्शन में आ जाता है और लगातार 3 अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और आसानी से हर अटैक को रोक लेता है। आर्थर समझ जाता है कि उसके फादर अपनी तलवार में मैजिक से रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो भी अपनी माना लकड़ी की तलवार में भर देता है। कुछ ही देर बाद वो दोबारा अपने फादर पर दौड़ता है और इस बार उसका अटैक इतना जोर का होता है कि उसके फादर की तलवार टूट जाती है। आर्थर मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी लकड़ी उसके फादर की लकड़ी से ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसके फादर बहाना बनाते हुए कहता है कि स्टेमिना ज्यादा मायने रखता है, ताकत तो 19-20 का इधर उधर होते रहता है। चाहे जैसे भी हो, उसके फादर समझ जाता है कि आर्थर एक जीनियस है, इसीलिए वो एक मुश्किल फैसला लेते हैं अपनी वाइफ से बात करने का, ताकि आर्थर को शहर के बाहर किसी अच्छे टीचर के पास भेज सके। लेकिन उसकी माँ एलिस इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ होती है। वो अपने प्यारे क्यूट बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहते, खासकर जब वो सिर्फ 4 साल का है। रेनॉल्ड कहता है कि सिर्फ 4 साल की उम्र में आर्थर की लकड़ी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, उसे किसी स्किल देवता के पास ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन उनके किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आर्थर बोल पड़ता है और कहता है कि इतना झमेला करने से अच्छा उन सबको साथ मिलकर जाना चाहिए। ये आइडिया चाहे जितना भी बेकार लग रहा हो, दोनों माँ बाप तुरंत मान जाते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उनके दुनिया में अभी भी घर की देखभाल करने का ज्ञान नहीं आया है। कुछ दिन बाद एलिस और रेनॉल्ड के पुराने पार्टी मेंबर्स आते हैं उनके साथ सफर पे जाने के लिए और आर्थर उन सब से मिलता है। उसके माँ बाप के पुराने ग्रुप में काफी सारे स्किल्ड एडवेंचरर्स थे। एडम इस ग्रुप का लीडर था। ये बड़ी 6 वाली औरत है एंजेला। डार्डन एक एवरेज से दिखने वाला आदमी है और एक स्किल्ड आर्चर जिसका नाम हेलन है। और जैस्मिन एक पिक्सी टाइप का लड़की जो किसी वजह से आर्थर पर शक करते हैं, पता नहीं क्यों। जल्द ही सब लोग चलना शुरू कर देते हैं और आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट अब भी काफी पुराना है, जबकि उसके पिछले दुनिया में लोग एयरशिप लेकर घूमते थे। कुछ देर बाद सब लोग रुककर खाना खाने बैठते हैं, लेकिन तभी जंगल से कुछ भेड़िया मॉन्स्टर निकल कर आ जाते हैं खाने की स्मेल के कारण। जैस्मिन तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, 2 डैगर्स पकड़ के और उस भेड़िए को काट देते हैं जो उसके सामने आता है। रेनॉल्ड, एडम और हेलन भी अपने अपने हथियारों से कुछ और भेड़ियों को मार गिराते हैं। डार्डन और एंजेला अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। उस रात सब लोग मॉन्स्टर्स को पका के खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस देखते हैं कि रेनॉल्ड के हाथ से अभी खून बह रहा है, तो वो उसका इलाज करने लगते हैं। बाकी के पार्टी मेंबर्स तुरंत खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के आसपास एक प्रोटेक्शन सर्कल बना लेते हैं। आर्थर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एलिस एक खास जादूगर है जिसके पास हीलिंग मैजिक है, जो इस दुनिया में बहुत ही रेयर होता है। अपनी हीलिंग मैजिक के रेयरिटी के कारण एलिस हमेशा पकड़े जाने के खतरे में रहती है और यही वजह थी कि उन्होंने गांव में शिफ्ट होने का फैसला किया था ताकि वो किसी के नजर में ना आए। खुशकिस्मती से हीलिंग मैजिक बिना किसी दिक्कत के काम करता है, लेकिन उसके बाद एडम कहता है कि उसे थोड़ा एक्सरसाइज करना है और वो आर्थर से ट्रेनिंग के लिए कहता है। आर्थर ट्रेनिंग के लिए हाँ कह देता है और एडम अपने तेज भाले के हेड को कपड़े से लपेट लेता है ताकि आर्थर को चोट न लगे। दोनों अपने ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने वेपन्स में माना पड़ लेते हैं, लेकिन एडम को हैरानी होती है जब आर्थर पहला अटैक करता है। वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मैजिक का यूज करता है और बिजली की तरह एडम की तरफ भागता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और एडम के पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देता है। बदकिस्मती से आर्थर का पैर फिसल जाता है, जिसका फायदा एडम उठाता है और रिएक्ट करता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाते हैं। सब लोग आर्थर की तेजी देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसका हल्का सा बॉडी वेट उसे हवा में उछाल देता है और एंजेला उसे बचाने के लिए अपनी विंग मैजिक का यूज करते हैं। आर्थर आराम से जमीन पर उतरता है, जबकि बाकी सब लोग एडम को डांटना शुरू कर देते हैं कि उसने एक छोटे बच्चे के साथ इतना ज्यादा सीरियस फाइट किया। जैस्मिन दूसरी तरफ आर्थर की स्किल से काफी इम्प्रेस लगते हैं और उससे उसके टेक्निक्स के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। जल्द ही सभी अपना सफर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन अचानक कुछ हलचल की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। तभी अचानक कई तीर उनकी तरफ उड़ते हैं और आर्थर तुरंत समझ जाता है कि उन पर लुटेरों ने हमला किया है। डार्डेन और एडम तुरंत गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जबकि एंजेला अपने विंग मैजिक का यूज करके सभी तीरों को उड़ा देते हैं। आर्थर बाहर झांकता है और देखता है कि उन्हें चारों तरफ से लुटेरों ने घेर रखा है। वो भयानक चेहरे वाला बैंडिट लीडर अपने लोगों को हुक्म देता है कि एलिस और आर्थर को चोट न पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम में बेचा जा सकता है और बाकी सबको खत्म कर दिया जाए। सभी लुटेरे जोर से चीखकर हाँ में हाँ मिलाते हैं और लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका एक एक करके रेनॉल्ड और उसकी पार्टी के मेंबर्स द्वारा सफाया किया जाता है। आर्थर जानता है कि उनकी पार्टी के हर एक सदस्य इंडिविजुअली बहुत पावरफुल है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब लुटेरे संख्या में ज्यादा होने का फायदा उठाने लगते हैं। लगातार फाइटिंग के कारण पार्टी मेंबर्स थक जाते हैं। तभी बैंडिट लीडर रेनॉल्ड्स के साथ 1v1 लड़ने जाता है और उसे गाड़ी में दे मारता है जिसमें आर्थर था। गाड़ी टूट जाती है और एलिस तुरंत रेनॉल्ड की मदद करने दौड़ती है, लेकिन रेनॉल्ड उससे कहता है कि वो अपने मैजिक यूज न करे, वरना हालात और खराब हो जाएंगे। रेनॉल्ड खुद किसी तरह उठता है और आर्थर से कहता है कि वो अपनी माँ को ले जाए किसी सुरक्षित जगह पर, जब तक वो बैंडिट लीडर से निपट रहा है। आर्थर ऑब्वियसली लड़ना चाहता है और कहता है कि वो इन गुंडों को संभाल सकता है, लेकिन उसका फादर उस पर चिल्लाता है कि उसी ताकत का यूज करे अपनी माँ की रक्षा के लिए, क्योंकि उसकी माँ के पेट में एक बच्चा है। आर्थर सोचता है ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी एलिस को लेकर वो भाग जाता है। बैंडिट लीडर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड उस पर दोबारा अटैक करता है और उसे डिफेंड करने पर मजबूर करता है। आर्थर भागता रहता है, लेकिन उसका रास्ता कई दूसरे लुटेरों ने रोक लिया होता है। खुशकिस्मती से उसके पार्टी के मेंबर्स काफी प्रोफेशनल होते हैं और एक एक करके सारे लुटेरों को मार गिराते हैं। आर्थर उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर से भागता है, लेकिन अचानक इन जादूगर उन पर विंड मैजिक से हमला करता है। आर्थर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को धक्का देकर सुरक्षित जगह भेजे और खुद उस छटकी को सह लेता है। विंड मैजिक के अटैक से वो हवा में उछलकर एक खाई के पार चला जाता है, लेकिन वो तय करता है कि वो अकेले नहीं मरेगा, इसीलिए वो अपने चाकू एक रस्सी से बांधकर अपने अटैकर पर फेंकता है और उसे भी खाई से नीचे खींच लेता है। तभी डार्डेन और एंजेला तुरंत अपनी मैजिक का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी माँ रोती हुई आंखों से उसका नाम पुकारती है। उसी दौरान आर्थर एक अलग ही शांति महसूस करता है, जैसे उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। आर्थर सोचता है कि क्या यही खुशी का एहसास होता है। तब अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि वो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो जिंदगी उसे छीन ली गई है। जैसे आर्थर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है, उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो सोचता है कि वो कहाँ है। तभी जमीन उसके नीचे से कांपने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा चीज उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आर्थर उठकर देखने की कोशिश करता है और तभी एक डरावने शक्ल वाले डीमन को देखकर उसकी रूह कांप जाती है, जो उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। वो डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डीमन उसे आराम से एक तरफ पटक देता है। जैसे आर्थर उठता है, डीमन कहता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर वो डीमन उसे ये भी बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है।
आर्थर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी डीमन कुछ फल तोड़ के लाता है और कहता है कि पहले उसे खाना होगा, वरना वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगी। आर्थर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो तुरंत फल खाना शुरू कर देता है। खाने के बाद वो डीमन से पूछता है कि क्या उसके माँ बाप ठीक है। डीमन उसे एक विजन दिखाता है जिसमें रोड पर उसके पेरेंट्स और उसके दोस्तों ने लुटेरों से लड़ाई की थी। हर तरफ लुटेरों के लाशें पड़े होते हैं। डीमन आर्थर को बताता है कि जिसे भी वो जानता था सब जिंदा है और कुछ दिन पहले ही सुरक्षित सफर पर निकल चुके हैं। ये सुनकर आर्थर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसका दिल हल्का हो जाता है। फिर वो डीमन से उसका नाम पूछता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके और डीमन अपना नाम बताता है, सिल्विया। कुछ दिन बीत जाता है जब आर्थर अभी भी सिल्विया के केव में होता है। फल खाकर अपने आप को हील कर रहा होता है। वो जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, लेकिन सिल्विया कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। उसे एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़ेगा जो खतरनाक मॉन्स्टर्स और डरावनी चीजों से भरा है। लेकिन सिल्विया के पास एक और तरीका है जिससे वो आर्थर को उसके परिवार से मिला सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुराग बनाना होगा जो बहुत टाइम लेता है। आर्थर इस बात को समझ जाता है और जब तक सिल्विया ये सुराग बना रही होती है, आर्थर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। अब उसे ये समझ आ गया है कि चाहे सिल्विया दिखती एक डीमन जैसी हो, लेकिन वो अंदर से एक बहुत ही दयालु और केयरिंग इंसान है, खासकर आर्थर के लिए। एक दिन जब आर्थर अपना माना पे काम कर रहा होता है, सिल्विया डिसाइड करते हैं कि उसे एक ऐसा ट्रिक सिखाया जाए जो इंसान नहीं जानते। वो हवा से माना को इकट्ठा करते हैं और अपने हाथ में एक चमकदार बॉल बना लेते हैं, जो आर्थर को चौंका देता है कि इसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सिल्विया उसे बताते हैं कि ज्यादातर इंसान सोचता है कि वो या तो माना इकट्ठा कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल, लेकिन नेचर में काफी जीव ऐसे होते हैं जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने का ऑफर करते हैं, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहते हैं कि आर्थर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या करेगा। आर्थर काफी देर तक सोचता है और फिर जवाब देता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो हर उस इंसान को मार देगा जो उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन सिल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो उसे एक तरफ पटक देता है। आर्थर इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे कहती है कि उसने उसका टेस्ट फेल कर दिया क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं सिखाएगी जिसमें ऐसी पागल और जानलेवा सोच हो। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसके पिछले जिंदगी का बस एक ही लेसन था, तुम स्ट्रॉन्ग बनो ताकि अपने दुश्मनों को मार सको। लेकिन जब सिल्विया उसे पूछती है कि क्या उसे हमेशा लोगों को मारने के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उससे कहती है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मारपीट के लिए नहीं होता और वो नहीं चाहती कि आर्थर अपनी जिंदगी गुस्से और वायलेंस में बर्बाद करे। उसकी बातें सीधा आर्थर के दिल को छू लेते हैं, जैसे कि सिल्विया उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो। वो फिर से वही सवाल पूछते हैं कि जब आर्थर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो क्या करेगा। इस बार आर्थर जवाब देता है कि वो उन लोगों की रक्षा करेगा जो उसे प्यार करते हैं। सिल्विया को ये जवाब पसंद आता है और वो उसे सिखाना शुरू करते हैं कि कैसे माना को सीधा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जमा करके उसे यूज किया जा सकता है। आर्थर इस टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड होकर सिल्विया को दिखाने के लिए दौड़ता है, सिल्विया उसे एक तरफ मार देते हैं और पत्थरों के नीचे दबा देते हैं। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी के जरिए उससे कहते हैं कि बिल्कुल आवाज भी मत करना। कुछ ही पल बाद सिल्विया जैसा एक और डीमन वहाँ आता है और कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। सिल्विया मना कर देते हैं तो वो डीमन उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है। आर्थर ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे तसल्ली देते हैं कि वो ठीक है। वो खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर रिलीज करते हैं। उसका डीमन जैसा शरीर टूट जाता है और वो एक सफेद ड्रैगन में बदल जाते हैं। फिर वो उस डीमन पर एक हाइपर बीम छोड़ देती है जिसे वो मुश्किल से रोक पाता है। वो सिल्विया को चेतावनी देते हैं कि इतनी बड़ी पावर का यूज उसके लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन सिल्विया कहते हैं कि उसे अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं है। वो डीमन उसकी अटैक किसी तरह कैंसिल कर देता है और फिर उस पर डार्क एनर्जी बॉल की बारिश कर देता है, जिनमें से कुछ केव को भी डैमेज करते हैं। सिल्विया थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि आर्थर सेफ है या नहीं। ये देखकर डीमन एक बड़ा अटैक करता है जिसे वो सिल्विया को होश में नहीं छोड़ता। सिल्विया समझ जाते हैं कि अब आर्थर भी खतरे में आ सकता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ दांव पे लगा देगी ताकि आर्थर को वहाँ से निकाल सके। सिल्विया अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके समय को रोक देते हैं और फिर आर्थर को बाहर बुलाते हैं। कहते हैं कि अब उसे घर जाना होगा। वो स्पेस और टाइम में एक सुराग खोलते हैं और कहते हैं कि ये पोर्टल उसे सीधा उसके परिवार के पास नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अकेला सर्वाइव कर सकता है जब तक वो उन्हें ढूंढ ना ले। आर्थर समझ जाता है कि सिल्विया अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर रही है और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन सिल्विया उसे वादा करवाती है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों की रक्षा के लिए करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। फिर वो उसे अलविदा के रूप में कुछ गिफ्ट देते हैं, एक क्रिस्टल अंडा और एक पंख, और कहते हैं कि उनका ध्यान अच्छी तरह से रखे। उसके बाद सिल्विया आर्थर को एक प्यार भरा किस देती है और अचानक
आर्थर के दोनों हाथों पर सुनहरे टैटूज आ जाते हैं। सिल्विया कहती है कि उनका मतलब और मकसद उसे तब समझ आएगा जब सही समय आएगा, लेकिन अभी के लिए बाय बाय। फिर सिल्विया उसे बताती है कि उसे असल में इतना समय नहीं लगा पोर्टल बनाने में, उसने जानबूझकर देर करा क्योंकि उसे कुछ दिन आर्थर के साथ बिताना था, जो उसे बहुत अच्छा लगा। आर्थर ये सुनकर रो पड़ता है और समझ आता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सिल्विया को बचा सके, चाहे उसने वादा किया था कि वो अपनों को हमेशा बचाएगा। सिल्विया कहते हैं कि उनका वादा इस सिचुएशन में लागू नहीं होता और उसे जल्दी करने को कहते हैं। आर्थर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि सिल्विया एक ड्रैगन है या डीमन, क्योंकि वो उसके लिए एक परिवार है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। सिल्विया हंसकर कहते हैं कि उसके पास ऑलरेडी एक माँ है, तो आर्थर डिसाइड करता है कि वो उसे ग्रैंडमा बुलाएगा। ये सुनकर सिल्विया एक ड्रैगन रो पड़ते हैं। फिर वो आर्थर को धक्का देकर पोर्टल के अंदर भेजते हैं। आर्थर अंडा और पंख लेकर जाता है, लेकिन जैसे वो पोर्टल में जाता है और पीछे मुड़कर सिल्विया को अलविदा कहना चाहता है, उसे महसूस होता है कि वो खींचा जा रहा है। जैसे आर्थर चला जाता है, सिल्विया अपने पावर रिलीज करती है और केव में समय को नॉर्मल कर देती है, जिससे डीमन का अटैक तुरंत उस पर लगता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही डीमन अपने जीप पर गर्व करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, सिल्विया अचानक उस पर अपने पूरी पावर से अटैक करते हैं। दूसरी तरफ आर्थर पोर्टल के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है जब उसे सिल्विया की आवाज पर से सुनाई देती है। वो कहते हैं कि दुखी महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कहते हैं कि उसे पता है कि आर्थर कर सकता है, क्योंकि वो इतिहास का सबसे ताकतवर राजा था। आर्थर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि सिल्विया उसके पिछले जिंदगी के बारे में जानती थी। वो पूछना चाहता था कि क्या सिल्विया ही थी जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था, लेकिन उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। आर्थर थोड़ा रो लेता है सिल्विया के लिए, लेकिन फिर खुद को संभालता है और उस क्रिस्टल एग को अपने बैग में रख लेता है। उसके बाद वो आसपास देखता है और समझ आता है कि वो एक घने और खतरनाक जंगल में है। आर्थर अचानक एक लड़की की चीख सुनता है जो दूर से आ रही होती है, और वो तुरंत पेड़ों के बीच से उछलता हुआ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं जो एक एल्फ लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि अगर वो उसे बेच देता है तो उन्हें काफी पैसा मिलेगा। ये देखकर आर्थर को वो वक्त याद आता है जब उसके अपने ग्रुप पर भी लुटेरों ने हमला किया था और अब वो उसके साथ भी वही करने वाले हैं। उस एल्फ लड़की को किडनैप होते देखकर आर्थर को गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन सिल्विया से किए अपने प्रॉमिस को याद करके वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। इस बार वो अपने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा नहीं करता, बल्कि डिसाइड करता है कि वो लुटेरों का पीछा करेगा, क्योंकि वो किसी नजदीकी जगह तक ले जा सकते हैं। शाम के वक्त जब लुटेरे ब्रेक ले रहे होते हैं, वो लड़की को लेकर गंदी बातें करते हैं, जैसे कि उसके साथ थोड़ा मजा लेने के बाद उसे बेच देना चाहिए, और यहीं पर आर्थर की लिमिट क्रॉस हो जाती है। वो माना इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि इन चिमकांडी लोगों को सबक सिखा सके। तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग जंगल के मॉन्स्टर्स को मैजिक से कंट्रोल कर रहे हैं। आर्थर कुछ पत्थर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगते हैं। लुटेरे पैनिक में आ जाता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये चीखने की आवाज दूसरे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लेगी। उनमें से एक तुरंत जाता है उन मॉन्स्टर्स को शांत करने के लिए। आर्थर इसी पल का इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत अपने हाथ के चारों तरफ माना का एक ब्लेड बनाता है और चुपके से उस लुटेरे के पीछे जाके उसे काट देता है। वो लुटेरे का चाकू ले लेता है। तभी एक और गुंडा आता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। आर्थर उसे भी मार देता है बिना किसी आवाज के, लेकिन उसके बाद आर्थर को महसूस होता है कि उसके पास स्टेमिना की कमी हो गई है और अब उसका बॉडी ज्यादा मूव करने की वजह से थक गया है। पर उसके पास आराम करने का टाइम भी नहीं होता, क्योंकि तीसरा गुंडा भी आ जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, और आर्थर बिना टाइम वेस्ट के तुरंत उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आर्थर सिर्फ उस लुटेरे के पैर को चोट पहुंचा पाता है, और वो आदमी तुरंत अपने दोस्त को चिल्लाता है, उसे वार्निंग देता है कि संभाल के रहे, क्योंकि उन पर एक पावरफुल बच्चे ने हमला कर दिया है। चौथा लुटेरा काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का मैजिक यूजर मिलना रेयर होता है और उसे बेचकर उसे काफी पैसा मिल सकता है। वो डिसाइड करता है कि आर्थर को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और तलवार नीचे रखकर मैजिक का यूज करने लगता है। फिर वो अपने मैजिक से भरे क्लॉज के साथ आर्थर पर जंप करता है, जिससे नीचे की जमीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आर्थर किसी तरह उस अटैक से बच जाता है और लुटेरे को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन लुटेरा उससे तेज होता है। आर्थर उस पर अपना चाकू फेंकता है, जिसके एंड में एक रस्सी लगा होता है, लेकिन ये परवाह लुटेरा उसे तुरंत पकड़ लेता है और आर्थर की तरफ भागता है। वो उस लड़के को इतने जोर से किक करता है कि आर्थर नीचे गिर जाता है, फिर उसे उल्टा लटका देता है, लेकिन आर्थर तुरंत फायर मैजिक का यूज करता है लुटेरे के पैर पर, जिससे वो उसे छोड़ देता है। लुटेरे के रिकवर करने से पहले ही आर्थर फिर से वो चाकू उस पर फेंकता है और इस बार उस रस्सी के साथ उसके गले के पास घुमाता है ताकि वो डॉज न कर सके। चाकू सीधा उसके दिमाग में घुस जाता है। आर्थर उसके बाद फाइनल लुटेरे से भी निपट लेता है और एल्फ लड़की को आजाद कर देता है। वो लड़की उसे उसके पास्ट की एक मोमेंट की याद दिला देते हैं, लेकिन आर्थर तुरंत अपनी याद से बाहर आता है और उसे कहता है कि अब वो घर जा सकते हैं, लेकिन लड़के उसके छोटों को देखकर परेशान हो जाते हैं। आर्थर उसे कहता है कि ये कुछ खास नहीं है और फिर उन बॉडीज को कवर कर देता है ताकि लड़की को वो डरावना हिस्सा ना देखने पड़े। लड़के अभी भी उन बॉडीज के बारे में क्यूरियस होते हैं, तो आर्थर उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और अब वो उसे परेशान नहीं करेंगे।
आर्थर को गाड़ी में कुछ सामान मिलता है और लड़की से कहता है कि वो घर चली जाए, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि वो डर रही होती है। वो उससे कहने लगते हैं कि उसे अपने साथ ले जाए और आर्थर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर आर्थर उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि उन्हें मार देना ही बेहतर होगा क्योंकि उन्हें आजाद करने का आइडिया ठीक नहीं लग रहा। एल्फ लड़की डिसाइड करती है कि वो हॉर्नडूल्स को आजाद करेगी क्योंकि एल्फ हर जीव का सम्मान करते हैं और अगर उसने मॉन्स्टर्स को फ्री नहीं किया तो वो मर जाएंगे। आर्थर उसे वार्न करता है, लेकिन लड़की को पूरा यकीन होता है कि मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं करेंगे। वो उन्हें फ्री कर देते हैं और वाकई में वो मॉन्स्टर शांति से चले जाते हैं। लड़की के नेचर के साथ जो कनेक्शन है ये देखकर आर्थर सही में हैरान रह जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे घर छोड़ कर आएगा। रास्ते में जब वो ब्रेक लेता है तो आर्थर को पता चलता है कि उस लड़के का नाम तेसिया है। आर्थर खाना बनाता है और उसे कहता है कि चाहे भूख ना भी हो फिर भी थोड़ा खाना खा ले क्योंकि ये उसके शरीर को ताकत देगा। ये बातें उसे सिल्विया की याद दिलाती है। तभी वो देखता है कि तेसिया खाने को लेकर नखरे कर रही है क्योंकि उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वो कुछ मीठा खाने की डिमांड करते हैं। आर्थर सोचता है कि उसे तेसिया से सीखना चाहिए कि एक नॉर्मल बच्चे जैसे कैसे बिहेव किया जाता है क्योंकि तेसिया उसकी उम्र की पहली लड़की है जिसे वो कभी मिला है। तेसिया उसे पूछते है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो आर्थर उसे बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं ताकि एल्फ के गाँव तक पहुँच सके, लेकिन ये सफर आर्थर की सोची हुई उम्मीद से ज्यादा लंबा हो जाता है। तेसिया लगातार अपने गाँव के बारे में बताती रहती है और आर्थर को ये समझ आता है कि एल्फ्स की जिंदगी इंसानों से काफी अलग होती है। अचानक से आर्थर को महसूस होता है कि एक हॉर्नडुल्फ उनका पीछा कर रहा है और वो डिसाइड करता है कि रात में उसे मार डालेगा। वो तेसिया से कहता है कि वो टेंट में सो जाए जब तक वो बाहर पहरा देता रहेगा। उसके बाद आर्थर उस क्रिस्टल एग को देखने लगता है जो सिल्विया ने उसे दिया था और सोचता है कि असल में है क्या। तभी तेसिया उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि वो टेंट के अंदर आ जाए। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने परिवार से ये सीक्रेट रखेगी कि आर्थर उसके साथ सोया था, लेकिन आर्थर कहता है कि वो बाहर ही ठीक है। आर्थर को जल्दी ही समझ आता है कि तेसिया टेंट में अकेले होने से डर रही है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और टेंट के अंदर चला जाता है। टेंट के अंदर तेसिया कहते हैं कि सभी इंसान थरकी होते हैं जिनकी कई बीबियां होते हैं और आर्थर सोचता है कि काश ये सच होता। वो उससे पूछता है कि उसे किसने बताया तो तेसिया कहते हैं कि उसके ग्रैंडपा ने। आर्थर इन सारी झूठी बातों को मना करता है और कहता है कि सिर्फ नोबेल के पास इतने पैसे होते हैं कि वो कई सारी बीवियां रख सके, लेकिन तेसिया उसके जवाब के बीच में ही सो जाती है। अगले दिन वो अपनी जर्नी दोबारा शुरू करते हैं और तेसिया आर्थर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। आर्थर थोड़ा एनोइंग फील करने लगता है क्योंकि वो जल्दी से अपने परिवार को ढूंढना चाहता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसके मानाकोर में तेज दर्द होता है जो उसे इतना कमजोर बना देता है कि वो चल भी नहीं सकता। तेसिया जंगल में भाग जाते हैं कुछ ऐसे हर्ब्स ढूंढने के लिए जो उसका दर्द ठीक कर सके। आर्थर अकेला बैठा होता है और दर्द झेल रहा होता है। तभी वो हॉर्नडुल जो उसने पहले छोड़ा था उसके पास आता है। आर्थर घबरा जाता है और सोचता है कि शायद वो मॉन्स्टर अब उस पर अटैक करेगा जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तभी तेसिया हर्ब्स के साथ वापस आती है। आर्थर उससे कहता है कि वो दूर रहे क्योंकि मॉन्स्टर अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक करने के बजाय वो बीस्ट एक मरा हुआ सुअर जमीन पर डालकर जंगल में चला जाता है। आर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तेसिया एक्साइटेड होकर कहते हैं कि वो बीस्ट उसकी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहता था। सुअर का मीट खाकर आर्थर को थोड़ा आराम मिलता है। तेसिया उसे बताते हैं कि उसे कोई हर्ब्स तो नहीं मिले, लेकिन उसने कुछ मशरूम्स ढूंढ लिए हैं जो उसके गाँव के लोग हमेशा खाते हैं। आर्थर बिना ज्यादा सोचे वो मशरूम्स खा लेता है, लेकिन उसके बाद उसके पेट में तहलका मचने लगता है और उसे जोड़ के लूज मोशन हो जाते हैं। इसके बाद दोनों वापस टेंट में लौट जाते हैं और तेसिया आर्थर को इंसान और डॉग्स के किंगडम के बारे में कहानियां बताने लगते हैं जो उसने अपने ग्रैंडपा से सुनी थी। वो कहते हैं कि उसे सच में उन किंगडम्स को देखना है, लेकिन उसने सुना है कि वहाँ के लोग काफी खराब होते हैं, इसीलिए उसे वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलते और कोई बाहर का आदमी भी एल्फ विलेज में नहीं आ सकता। आर्थर उसके बाद आधे ही सुन पाता है क्योंकि उसकी थकान उस पर हावी हो जाते हैं और वो सो जाता है। अगले दिन आर्थर का दर्द वापस आता है, लेकिन वो किसी तरह उसे बर्दाश्त करता है क्योंकि एल्फ विलेज अब पास ही होता है। तेसिया आर्थर से कहते हैं कि अब तो वो दोस्त बन चुके हैं, लेकिन आर्थर को समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे क्योंकि उसका कभी दोस्त था ही नहीं। वो ऑकवर्ड महसूस करता है और उसे अपने पुरानी जिंदगी का एक दोस्त याद आता है जो उसके सबसे करीब था और कैसे उसने उसे मार दिया था। तभी अचानक तेसिया एक्साइटमेंट में चीखने लगते हैं क्योंकि उसे एल्फ विलेज का गेट दिख जाता है। आर्थर ये देखकर शॉक्ड होता है, लेकिन तेसिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उसके साथ चलने को कहते हैं। आर्थर उसका हाथ पकड़ता है और एल्फ विलेज के अंदर चला जाता है, जहाँ तुरंत कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो एक इंसान का प्रेजेंस महसूस कर लेते हैं। आर्थर को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और गार्ड्स उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। जब वो तेसिया की आंखों में एक डरावनी एक्सप्रेशन देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, अब उसके साथ क्या होगा। जैसे आर्थर देखता है कि तेसिया उसके बातों के बावजूद चुप रहते हैं, उसे एहसास होता है कि उसने उस पर जल्दी भरोसा कर लिया था, शायद उसने जंगल में उसे अपना दोस्त ही क्यों न कहा हो। आर्थर सोचता है कि ऐसे वक्त में उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। वो घबरा जाता है और सोचता है कि उसे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तभी एल्फ सोल्जर्स अपने वेपन्स निकालते हैं ताकि
ताकि उसे मार सके, पर तेसिया तुरंत रिएक्ट करते हैं जैसे उसे सिचुएशन का एहसास होता है और गार्ड्स को रुकने के लिए कहते हैं। गार्ड कहता है कि आर्थर एक खतरनाक इंसान है और उसे मारना जरूरी है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। तेसिया उन्हें बताते हैं कि आर्थर उसका दोस्त है जिसने उसके जान बचाए थे, लेकिन गार्ड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसके बजाय वो आर्थर पर तेसिया को ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, ओए तुम दोनों पीछे हटो, आजाद करो उसे। अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और एक बुरा एल्फ उसमें से बाहर आता है, जो सोल्जर्स को कहता है कि लड़की को तुरंत छोड़ दो। जब तेसिया आर्थर के पास आते हैं और चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं, वो सोल्जर्स पर भड़क जाते हैं कि उन्होंने उसे धमकाया। लेकिन वो बुरा एल्फ, जो असल में उसका दादाजी है, कहता है कि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि एक इंसान उनके किंगडम में गायब हुई प्रिंसेस के साथ आया था। फिर वो एल्फ अपना इंट्रोडक्शन वीरियन के रूप में देता है, जो कि पहले इस एल्फ किंगडम का राजा था, और आर्थर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके पोते और उनके किंगडम की राजकुमारी की जान बचाई। ये सुनकर आर्थर भी हिल जाता है, क्योंकि उसके लिए भी ये मानना मुश्किल होता है कि ये बेवकूफ लड़की एक्चुअली में एक प्रिंसेस है। लेकिन तेसिया एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हैं। वीरियन उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त को अपने रॉयल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था, और जब तेसिया कहते हैं कि हाँ उसने बताया था, तो आर्थर श्योर हो जाता है कि उसने झूठ बोला है। तभी इसके माँ बाप वहाँ पहुँच जाते हैं और तेसिया उनके गले लग जाते हैं। उसका फादर आर्थर की तरफ देखता है और किसी बदतमीज की तरह सोल्जर्स को कहता है कि उसे तुरंत मार दिया जाए। लेकिन वीरियन समझाता है कि आर्थर ने एक इंसान होने के बावजूद तेसिया की जान बचाई और उसे सुरक्षित घर ले आया। तेसिया भी आर्थर के लिए बोल पड़ते हैं और अपने पापा को मजबूर करते हैं कि वो आर्थर को उनके महल ले जाने दे। वीरियन आर्थर से कहता है कि उन्हें बाद में उससे बात करनी है, और आर्थर उस बुरे एल्फ से एक अजीब सी शक्ति महसूस करता है। उसके बाद तेसिया आर्थर का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे शहर में भागती हुई ले जाते हैं। आर्थर एल्फों का शहर देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन बाकी सारे एल्फ उसे गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि उनका इंसानों के साथ एक दर्दनाक पास्ट रहा है। आर्थर को उनकी नफरत से ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे तेसिया के ठंडे और अजीब एक्सप्रेशन ने चिंता में डाल दिया है, जो उसने तब दिया था जब उसने मदद मांगी थी। वो अपने सीने में हो रहे दर्द को लेकर भी परेशान है और सोचता है कि अब उसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैसल पहुंच जाते हैं और तेसिया सभी मेट्स को ऑर्डर दे देते हैं कि वो आर्थर की अच्छी सेवा करे। वो उसके रहने के लिए सब कुछ प्लानिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन आर्थर महसूस करता है कि उससे पहले उसके माँ बाप को उनके जर्नी के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। उनके माँ बाप उसे बात करने की इजाजत देते हैं, लेकिन तेसिया पहले उसे टेबल पर बिठा देते हैं और चाय स्नैक्स का भी ऑर्डर देते हैं। आर्थर सोचता है कि क्या ये सही है कि एक इंसान को इतना रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, और तब तेसिया के फादर एल्डुइन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसकी माँ मैरियल भी। आर्थर भी अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें ग्रीट करता है। एल्डुइन उसके अच्छे मैनर्स देखकर काफी इम्प्रेस होता है, खासकर उसके नॉर्मल बैकग्राउंड के बावजूद। इसके बाद आर्थर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे उसने तेसिया को उन लुटेरों से बचाया था। तेसिया के परिवार को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो इंसानों को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें समझाता है कि वो पूरे इंसानियत को नहीं बल्कि सिर्फ उन बदमाश लोगों को गाली दे। तब वीरियन उसे पूछता है कि उसने तेसिया को उन लुटेरों से कैसे छुड़ाया। आर्थर बताता है कि वो एक मेज यानी जादूगर है। राजा को ये मान लेना मुश्किल लगता है कि आर्थर उन खतरनाक लुटेरों को हरा सकता है, और एल्फ सोल्जर्स तो और भी ज्यादा खुल के इस बात पर शक करने लगते हैं। वो लोग आर्थर पर दोबारा तेसिया को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वीरियन उन्हें रोक देता है और कहता है कि जब तक उन्हें ऑर्डर न मिले तब तक चुप रहे। तेसिया भी आगे बढ़कर आर्थर के सपोर्ट में बोलते हैं और उन बातों को बताते हैं जो उसने उन बुरे लोगों से सुनी थी। उसके माँ उसे गले लगा लेते हैं ताकि उसे तसल्ली दे सके, और फिर उसका फादर आर्थर से कहता है कि वो उसकी कहानी पर यकीन करता है। आर्थर फिर एल्डुइन से गुजारिश करता है कि उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाए, एक तरीके से उसके बेटी की जान बचाने का बदला चुकाने के लिए। लेकिन एल्डुइन इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे एक तुच्छ इंसान की मदद करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन आर्थर जवाब देता है कि अगर वो ऐसा सोचता है तो वो खुद भी एक तुच्छ जैसा ही बिहेव कर रहा है। एल्डुइन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आर्थर की मदद करने से मना कर देता है। तभी तेसिया उसे कंटिन्यूअसली घूरने लगते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। एल्डुइन तुरंत हार मान जाता है और कहता है कि आमतौर पर ह्यूमन किंगडम का गेट सिर्फ हर 7 साल में एक बार खुलता है, लेकिन वो आर्थर को इतने सालों तक यहाँ नहीं रख सकते, इसीलिए वो कुछ सोल्जर भेजेगा जो उसे घर तक छोड़ाएंगे। आर्थर ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सीने का दर्द पहले से और भी ज्यादा तेज हो जाता है। वो मुश्किल से दर्द को पूरे दिन झेलता है और रात में फ्रेश हवा लेने के लिए अपने कमरे की बैल्कनी पर चला जाता है। वो देखता है कि तेसिया अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में खुशी से खेल रही है, और ये देखकर उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। आर्थर सोचता है कि क्या वो ठीक होंगे, हालांकि उसे यकीन है कि वो लुटेरे के अटैक से बच गए होंगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें बहुत याद करता है। वो सोचता है कि क्या उसके माँ बाप उसे दोबारा देखकर ऐसे खुश होंगे जैसे तेसिया के माँ बाप उसे देखकर हुए हैं। जितना ज्यादा वो उनके बारे में सोचने लगता है, वो उतना ही ज्यादा उदास हो जाता है, और तभी तेसिया उसे देख लेते हैं। तेसिया तुरंत उसके पास भाग कर आते हैं और अपने परिवार की तरफ से उसे माफी मांगते हैं कि सब उसके साथ बदतमीजी से पेश आए। आर्थर कहता है कि सब ठीक है, ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है, और फिर तेसिया को चिढ़ाता है कि वो अपने परिवार के पास जाए और एक
बच्चे की तरह खेले। तेसिया इस बात पर थोड़ा बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के पास लौटेगा तब वो भी उसे वैसे ही प्यार करेंगे। ये सुनकर आर्थर और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तेसिया से तसल्ली चाहता है और पूछता है कि क्या उसका माँ बाप वाकई उसे देखकर खुश होंगे, चाहे कुछ भी हो गया हो। तेसिया अचानक उसका चेहरा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो भी उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो भी उसे मिस कर रहे होंगे। वो कहते हैं कि जब तक वो जा रहा होगा तब तक तो वो भी उसे मिस करेंगे। और ये सुनकर आर्थर कुछ बोल नहीं पाता। तभी कुछ चमकदार फूलों की पंखुड़ियां जो फायरफ्लाई जैसे लगते हैं हवा में तैरने लगते हैं और दोनों उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। अचानक आर्थर को तेसिया के ठंडे चेहरे का एक्सप्रेशन याद आता है जो उसने पहले देखा था और सोचता है कि शायद उस वक्त तेसिया के साथ कुछ गलत था या फिर उसका वहम भी हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि वो उस बारे में सोचना बंद करे और इस मोमेंट का मजा ले। तभी उसे महसूस होता है कि तेसिया पर एक अटैक होने वाला है। वो तुरंत उस अटैक को ब्लॉक करता है और अटैकर की तरफ दौड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वो वीरियन है। आर्थर गुस्से में चिल्लाता है कि क्या वो अपने पोती को मारना चाहता था, लेकिन वीरियन कहता है कि क्या वो वाकई किसी को फूलों से मार सकता है। आर्थर अपने हाथों को देखता है और उनमें कुछ चमकदार पंखुड़ियां होते हैं। वीरियन उसकी तारीफ करता है कि उसने अटैक को ब्लॉक किया और तुरंत रिएक्ट किया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि आर्थर ने वाकई उन लुटेरों से फाइट की थी। लेकिन तेसिया गुस्सा हो जाते है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ग्रैंडपा उसके फ्रेंड को बुली कर रहा है। वीरियन उसे समझाता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसे आर्थर में इंटरेस्ट है। वो एक छोटी लकड़ी की तलवार लेता है और आर्थर को दे देता है ताकि उसकी स्किल्स टेस्ट की जा सके। फिर गार्डन पर कुछ टेस्ट सेटअप किया जाता है और वीरियन सिग्नल देता है कि आर्थर अटैक करे। आर्थर तुरंत हमला करता है और वीरियन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये बुड्ढा जो अपनी मरने की उम्र में है फिर भी काफी तेज है। चाहे आर्थर जितना भी अपनी स्पीड मैजिक से बढ़ाता है वो वीरियन को हिट नहीं कर पाता। फिर वीरियन उसके एक अटैक को ब्लॉक करता है और आर्थर की तलवार टूट जाती है। तलवार का एक टुकड़ा सीधा तेसिया की तरफ जाता है, लेकिन आर्थर तलवार का होल्डर उस पर फेंक कर उस टुकड़े को डिफ्लेक्ट कर देता है। वीरियन उसकी इस स्किल से हैरान हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्थर बॉडी ब्लास्ट का यूज करके उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन वीरियन उसे सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से ब्लॉक कर लेता है। आर्थर हिम्मत नहीं हारता और फिर से अटैक करता है और इस बार वो वीरियन के सर पर एक छोटा सा हिट लगाने में कामयाब हो जाता है। वीरियन इम्प्रेस होता है कि आर्थर ने उसे एक बार तो मार ही दिया। वो कहता है कि अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जाए, लेकिन तभी तेसिया अचानक उसके पीछे से आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि वो उसके दोस्त को बुली करना बंद करे। वीरियन कहता है कि उसने किसी को बुली नहीं किया, बल्कि अगर उसने अपने आप को रोका होता तो आर्थर ही उसे बुली करता। आर्थर सोचता है कि बुरा आदमी जो कह रहा है उस पर उसे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे ओवर एस्टिमेट किया। वीरियन कहता है कि वो उसे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा और अगर आर्थर वाकई शुक्रगुजार है तो उसे उसका स्टूडेंट बन जाना चाहिए। आर्थर इस अचानक आए ऑफर से हैरान हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंता कर रहे होंगे। बुरा एल्फ जवाब देता है कि एक तरीका है जिससे उसके पेरेंट्स को ये बताया जा सकता है कि वो यहाँ सेफ है, लेकिन आर्थर उस बारे में कुछ बात कर पाए उससे पहले ही उसके सीने का दर्द वापस आ जाता है और इस बार इतना तेज होता है कि वो घुटनों पर आ जाता है। वीरियन ने पहले भी इस बात को नोटिस किया था और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आर्थर ने किसी बीस्ट का विल अपने अंदर समा लिया है। वो कहता है कि अगर आर्थर उसका स्टूडेंट नहीं बना तो वो अपने जान गवा देगा इससे पहले कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाए। उसी रात जब आर्थर सो रहा होता है अचानक उसके सीने में वही तेज दर्द महसूस होता है। वो दर्द को झेलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बढ़ता ही जाता है जब तक कि वो उसके शरीर के बाहर आकर उसके सामने एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। आर्थर आंखें खोलता है और देखता है कि एक अंधेरा सा चीज उसके ऊपर झुककर डरावने तरीके से खड़ा है और आर्थर उस अंधेरी शक्ल से डर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे एक थेरेपिस्ट की तरह एनालाइज करना शुरू करता है। सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर उसकी एंजाइटी का या फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का रूप है। जैसे जैसे मॉन्स्टर उसके पास आता है आर्थर चीखने लगता है। तभी उसे तेसिया की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, आर्थर आर्थर जल्दी उठो। आर्थर सपने से जागता है और देखता है कि तेसिया उसके ऊपर बैठी है और हंसी के साथ उसे गुड मॉर्निंग कह रही है। आर्थर को तेसिया का इरिटेट करने वाला चेहरा सुबह सुबह सबसे पहले देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो उससे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि सपने में मॉन्स्टर की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाया। वो फिर से सोना चाहता है, लेकिन तेसिया गुस्सा हो जाता है ये सोचकर कि आर्थर उसे मॉन्स्टर कह रहा है। वो कहती है कि उसे उठना ही होगा क्योंकि उसका ग्रैंडपा उसका इंतजार कर रहा है। तेसिया उसे जबरदस्ती बिस्तर से खींच लेते हैं और आर्थर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो उसे तैयार होना पड़ता है। तेसिया उससे पूछते है कि क्या वो सच में उसके साथ रुकने वाला है, तो आर्थर कहता है कि उसने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वीरियन उसे कुछ ऐसा चीज दिखाने वाला है जो उसका मन बदल सकता है। इसी वजह से आर्थर अपना फैसला उसके बाद लेना चाहता है। थोड़ी देर बाद आर्थर और तेसिया बाहर जाते हैं जहाँ किंग एल्विन वीरियन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक इंसान को एल्व्स के किंगडम में रुकने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वीरियन उनकी बात नहीं सुनते और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि उन्हें आर्थर पसंद है और यही बात काफी है। तभी तेसिया भी अपने हर रोज के मेलोड्रामा स्टार्ट कर देते हैं कि आर्थर ने मेरी जान बचाई थी, उसने ये किया वो किया ब्ला ब्ला ब्ला, और उनके साथ गाड़ी में जम मार के बैठ जाते हैं। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि चुप हो जाओ क्योंकि अब बात तुम्हारे बारे में नहीं है। लेकिन
लेकिन वीरियन भी अपने बेटे एल्विन को चुप करवा देता है और बच्चों को गाड़ी में बुलाते हैं। बाप तो बाप ही होता है। फिर वो सब वीरियन के पुराने दोस्त से मिलने निकल जाते हैं। रास्ते में वीरियन और तेसिया मेडिटेशन करने लगते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन आर्थर बोर हो जाता है और वीरियन से पूछता है कि ये जर्नी कितनी लंबी होगी। तभी तेसिया उसके कंधे पर गिर जाते हैं क्योंकि वो मेडिटेट नहीं कर रही होती बल्कि सो गई होती है। वीरियन कहते हैं कि तेसिया आज सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो इस ट्रिप में जरूर आना चाहती थी। वो कहता है कि क्योंकि तेसिया रॉयल कैपिटल की एकलौती सक्सेसर है, उसकी जिंदगी में कभी भी असली दोस्त नहीं रहे। उसे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता और वो अपने इमोशंस ज्यादातर लोगों से छुपा लेती है। लेकिन आर्थर के साथ वो बिल्कुल आराम से रहते हैं। वीरियन आर्थर का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जब तेसिया उसके साथ होती है तो बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हैं। आर्थर इम्प्रेस होता है कि वीरियन इतने हम्बल है कि एक बच्चे का भी शुक्रिया कर सकता है। ये देखकर उसे यकीन होता है कि वो इस बुढ़े एल पर भरोसा कर सकता है। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक ऐसे घर के सामने रुकती है जो समाज से अलग बिल्कुल अकेला होता है। आर्थर को जानना होता है कि कौन ऐसा महान आदमी है जिसके लिए एक पुराना राजा भी उसके घर तक ट्रेवल करके आया है। अचानक वीरियन घर के दरवाजे तक जाता है और उसे लात मारकर चिल्लाता है अपने दोस्त को बाहर बुलाने के लिए। फिर वो दरवाजे के पास जाकर देखता है कि कोई आ रहा है या नहीं। तभी उसका दोस्त दरवाजा खोलता है बिल्कुल उसके मुंह के सामने और कहता है कि चिल्लाना बंद कर। वीरियन उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि वो रेनिया है, उसकी पुरानी दोस्त और एक ऐसी सोर्सरर जिसके पास अनोखी ताकतें हैं। वो कहता है कि रेनिया आर्थर की मदद कर सकती है अपने पावर से। रेनिया सबको अंदर आने को कहते हैं ताकि अपना काम तुरंत शुरू किया जा सके। रेनिया का घर किताबों से भरा होता है और आर्थर सोचता है कि एक ऐसी पढ़ाकू लड़की उनकी कैसे मदद कर सकता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा वीरियन ने बताया था कि रेनिया के पास एक ऐसा स्पेल है जो उसे अपने माँ बाप से बात करवा सकता है। रेनिया हंस पड़ती है और वीरियन से कहते हैं कि वो इस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहा है। फिर रेनिया आर्थर को बताते हैं कि वो एक डिवाइनर है, इसका मतलब वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। रेनिया अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि आर्थर इतना स्पेशल है कि वो उसका असली पास्ट तक नहीं देख सकते। लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि आर्थर यहाँ कोई भविष्यवाणी जानने नहीं आया बल्कि अपने माँ बाप से मिलना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि वो ठीक है। आर्थर इस बात को हाँ कहता है और तब रेनिया उसे कहते हैं कि वो अपने माँ बाप की तस्वीर को मन में बिल्कुल साफ साफ बनाए और पानी से भरे इस बर्तन के ऊपर झुक जाए। आर्थर अपने छोटे से ब्रेन पर पूरा जोर लगा देता है अपने माँ बाप की तस्वीर को अपने सामने बनाने में। इसी दौरान उसके पेरेंट्स अपने नए शहर वाले घर में लंच कर रहे होते हैं। एलिस स्ट्यू बनाकर रेनॉल्ड को सर्व करते हैं और कहते हैं कि आर्थर को भी ये स्ट्यू बहुत पसंद था। अचानक वो उदास और नॉस्टैल्जिया महसूस करते हैं क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे है और वो उनके साथ नहीं है। उसे याद आता है कि जब आर्थर ने उस पहाड़ से जंप किया था तो वो कितने ज्यादा टूट गए थे। रेनॉल्ड को भी याद आता है कि उसने उस दिन इतना ज्यादा पी लिया था कि वो होश में नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसकी गलती थी। शुक्र है कि उनके दोस्तों ने उस वक्त उनकी मदद की और उन्हें संभाल लिया। जब वो शहर पहुंचे तो उनकी पार्टी मेंबर्स ने उनसे अलविदा लिया। घर लौटने के बाद रेनॉल्ड एक सोल्जर बन गया ताकि गुजारा हो सके और उसने शहर में एक घर खरीद लिया और एलिस अब एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्हें आर्थर की कमी हमेशा महसूस होती है। जब भी वो उसके बारे में सोचते हैं तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें बुला रहा होता है। दोनों तुरंत अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं पूरी तरह से हैरान। आर्थर उन्हें कहता है कि ये कोई उनका वहम नहीं है बल्कि वो सच में उनसे बात कर रहा है। वो बताता है कि वो जिंदा है, ठीक है, और इस वक्त एल्फ्स के किंगडम में रह रहा है। आर्थर समझाता है कि वो एक स्पेशल मैजिक स्पेल का यूज कर रहा है ताकि उनसे बात कर सके और हालांकि उसका सच में मन है घर आने का, लेकिन अभी वो नहीं आ सकता। आर्थर बताता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है जिसका इलाज करवाना जरूरी है, लेकिन वो वादा करता है कि जैसे ही इलाज खत्म होगा वो तुरंत घर लौटेगा। उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर कि उनका बेटा जिंदा है। आर्थर उन्हें कहता है कि अगली बार जब तक वो बात नहीं करते तब तक अपना ख्याल रखना। वो दोनों एक दूसरे को वर्चुअल तरीके से गले लगा लेते हैं और आर्थर कहता है कि वो उनसे सच में बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो खुद भी रोने लगता है। जैसे उसके आंसू उस बर्तन में गिरते हैं उसका कंसंट्रेशन और रेनिया का मैजिक स्पेल टूट जाता है। उसके बाद आर्थर खुद को शांत करता है और वीरियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। जल्द ही वो लोग पैलेस पहुंच जाते हैं और वीरियन अपने बेटे एल्विन को आदेश देता है कि वो घोषणा करे कि आर्थर अब उसका स्टूडेंट बनेगा। एल्विन इस फैसले को लेकर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन वीरियन बताता है कि अगर आर्थर की वजह से कोई भी दिक्कत आए तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। वीरियन की इतनी सख्त बात सुनकर एल्विन और उसकी पत्नी मान जाते हैं और वो आर्थर का अपने किंगडम में अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। वो आर्थर से माफी मांगता है कि पहले उसके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। आर्थर को समझ आ जाता है कि एल्व्स के किंग अभी भी अपने फादर वीरियन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते क्योंकि बाप तो बाप ही होता है और ये बात जानकर उसे अच्छा लगता है। वो एल्विन का हाथ मिलाकर उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है। तभी तेसिया बीच में टपक पड़ते हैं और अपने पापा से कहते हैं कि अगर वो सच में आर्थर को एक मेहमान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो उसे बाहर उसके साथ खेलने की इजाजत भी देनी चाहिए क्योंकि वो उसे शहर दिखाना चाहते हैं। एल्विन उसकी बात को मना नहीं कर पाता और कुछ ही देर में तेसिया आर्थर को मार्केट के रास्ते घुमाते हुए वहाँ मिलने वाले अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में बताने लगते
हैं। तभी आर्थर गलती से एक ब्लॉन्ड एल्फ लड़के से टकरा जाता है और तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वो फरवा लड़का उसे गंदा कहकर बोलता है कि अब उस पे इंसानों के जर्म्स लग गए हैं। वो आर्थर के सामने बिना किसी वजह के इमोशनल ड्रामा करता है और कहता है कि चाहे वीडियो ने उसे एक्सेप्ट ही कर लिया हो, लेकिन वो हमेशा एक कमजोरी रहेगा। आर्थर को समझ नहीं आता कि इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, और थोड़ी देर बाद और बच्चे भी उसे कहने लगते हैं कि वो ह्यूमन किंगडम वापस चला जाए। टेसिया उसे कहते हैं कि इन जोकरों की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन आर्थर थोड़ा मजाक करने के मूड में होता है। वो ब्लॉन्ड लड़का जिसका नाम फे होता है उसे बदला लेने का एक मौका देता है, जब वो अपना नोबल स्टेटस दिखाता है और टेसिया से कहता है कि वो उसके साथ चले, एक इंसान के साथ नहीं। जब टेसिया उसकी बात को तुरंत मना कर देते हैं तो आर्थर तुरंत एक्टिंग करता है जैसे उसे पता है कि उसका नाम फे है और वो कोई बड़ा आदमी है, लेकिन वो जानबूझकर उसका नाम गलत बोलता है और मजाक उड़ाते हुए हम्बल होने का नाटक करता है, जिससे फे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फे ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना रुमाल जमीन पर फेंक कर आर्थर को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। टेसिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चाहे वो एक नोबेल ही क्यों ना हो, अगर उसने उसके ग्रैंडपा के स्टूडेंट के साथ कोई मुसीबत खड़ी की तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। फे कहता है कि उसके डैड ने उसे सिखाया है कि कभी किसी को अपनी बेइज्जती करके बचने नहीं देना चाहिए। वो आर्थर को ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वो अब एक डरपोक की तरह भाग जाएगा, क्योंकि उसके एक्शंस उसके टीचर की इज्जत को भी दर्शाते हैं। लेकिन आर्थर हैरान होता है क्योंकि डुएल तो यहाँ एल्फ किंगडम में काफी कॉमन चीज लगती है, क्योंकि कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। तो आर्थर डिसाइड करता है कि वो डुएल एक्सेप्ट करेगा और टेसिया बन जाते हैं रेफरी। जैसे ही टेसिया डुएल स्टार्ट करने का सिग्नल देते हैं, वे आर्थर की तरफ दौड़ता है, लेकिन आर्थर बस एक सिंपल पंच मारता है। फिर एक ही हिट में नॉकआउट हो जाता है, सीधा बेहोश। आर्थर थोड़ा डिसअपॉइंट फील करता है क्योंकि इतने बड़ी बड़ी बातों के बाद वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। टेसिया कहते हैं कि ये तो होना ही था और तुरंत आर्थर का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से फैला ले जाते हैं ताकि जो भी हंगामा हो रहा है उसे बचा जा सके। फिर वो मार्केट में कुछ स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी और कुछ दुकानों को विजिट करते हैं और उसके बाद पैलेस वापस लौट जाते हैं चिल करने के लिए। टेसिया आर्थर से पूछते हैं कि क्या वो अपने ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन आर्थर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता इस टॉपिक में बात करने में। पहले वीडियो ने साफ बता दिया था कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही टफ होगी, लेकिन अगर वो उसे झेल गया तो रिजल्ट्स कमाल के होंगे। और इन सब के बावजूद भी आर्थर ने ट्रेनिंग लेने का फैसला किया था और अब उसे थोड़ी सी एक्साइटमेंट महसूस होती है, जो वो टेसिया को दिखाता है। कहता है कि वो ट्रेनिंग के लिए सुपर एक्साइटेड है और अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लेने के लिए मेहनत करेगा। टेसिया कहते हैं कि वो भी मेहनत करेगी, मगर आर्थर उससे पूछता है कि वो क्यों मेहनत करना चाहते हैं। टेसिया जवाब देते हैं कि ऐसा कोई खास रीजन तो नहीं है, बस आर्थर से कम्पीट करने के लिए। अगले दिन आर्थर की ट्रेनिंग वीरोन के अंदर शुरू हो जाते हैं और 3 साल पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। टेसिया और आर्थर का रिलेशनशिप वैसे का वैसा ही रहता है और टेसिया अब भी उसे हर सुबह उठाने आती है, लेकिन अब वो उसके पैरों पर माना का यूज करते हैं, जिससे आर्थर को जबरदस्त पेन होता है और चीखता हुआ उठता है और उसे गाली देने लगता है। वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि राजा और उसकी वाइफ किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। जब आर्थर ये सोच रहा होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तभी टेस उसके सामने एक बर्गर लाकर रख देते हैं और कहते हैं कि उसने उसके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, इसीलिए इसे जरूर ट्राई करे। आर्थर खुशी से बर्गर ले लेता है, लेकिन उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, टेस जरा बताना तो किसने बर्गर तुम्हें बना के दिया है। ये सुनकर टेस ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, भले ही मैंने एक मेड से मदद ली थी तो क्या हुआ, इसको गर्म तो मैं ही करके लाई हूँ, और उस पर अटैक करने लगते हैं। आर्थर उसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है, जहाँ वीरियन उनका इंतजार कर रहा होता है। वीरियन उन्हें प्रॉपर्ली फाइट करने के लिए कहता है और उन्हें लकड़ी की तलवारें दे देता है, लेकिन वो जानता है कि आर्थर अब अपने ट्रेनिंग के दूसरे स्टेज के लिए तैयार है। ट्रेनिंग के बाद टेस थक कर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वीरियन आर्थर को मैजिक के बारे में लेक्चर देता है। वो कहता है कि जब किसी का माना स्टेबल हो जाता है तो वो 4 बेसिक एलिमेंट्स में से एक को पा सकता है। कौन सा एलिमेंट मिलेगा ये उनकी स्पीसीज पर भी डिपेंड करता है। एल्व्स विंड मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं, ड्वार्फ्स फायर और अर्थ मैजिक में अच्छे होते हैं, जबकि ह्यूमंस चारों एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्मली एक ही एलिमेंट में अच्छे होते हैं। हर कोई चारों एलिमेंट का यूज नहीं कर सकता। हालांकि काफी सारे ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ कोई इंसान एक से ज्यादा एलिमेंट यूज कर सकता है। टेस अचानक अपने ग्रैंडपा से पूछते हैं कि उन्होंने आर्थर को तब मैजिक क्यों नहीं सिखाया जब वो उसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जबकि उसने तो किया था। वीरियन जवाब देता है कि इसीलिए था क्योंकि आर्थर कमजोर है। ये सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है। फिर वीरियन समझाता है कि आर्थर के माना कोर के अंदर एक पावरफुल बीस्ट की व्हील छुपी है, जो उसके माना और शरीर के बीच का बैलेंस बिगाड़ देती है। ये सुनकर आर्थर के सीने का दर्द एकदम से ऊपर आता है। वीरियन कहता है कि ये दर्द भी उस बीस्ट व्हील की वजह से ही है। तभी वीरियन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आर्थर अपने शरीर के अंदर छुपे बीस्ट व्हील को जगाए। अगर वो इसमें सफल होता है तो उसे दोबारा कभी दर्द महसूस नहीं होगा और वो एक असली बीस्ट टीमर बन जाएगा। आर्थर इसके लिए तैयार होता है और जैसे ही वो जमीन पर बैठता है, वीरियन अपना माना इकट्ठा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे माना कोर में अपना थोड़ा सा माना इन्फ्यूज करूंगा, हल्का सा गर्म लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अपना माना आर्थर के शरीर में डालना शुरू करता है और आर्थर जोर से चीखता है जैसे उसे वो जलन महसूस होती है। तभी अचानक से सिल्विया के द्वारा छोड़ा गया एक बहुत ही
शक्तिशाली माना आर्थर के शरीर में एक्टिवेट हो जाता है, जो वीरियन के माना को जबरदस्ती बाहर कर देता है। आर्थर हैरान होकर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। बीस्ट का माना अचानक शांत हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर दोनों एल्स उसके लिए परेशान हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो कैसल में होश में आता है और वीरियन उसके पास होता है। बुढ़ा एल्फ सबसे पहले आर्थर की तबीयत चेक करता है, फिर उसे पूछता है कि क्या उसे अपने बीस्ट व्हील के बारे में कुछ पता है। आर्थर उसे बताता है कि एक ड्रैगन ने उसे पावर दी थी, जिसे सुनकर वीरियन बिल्कुल शॉक जाता है। वो कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन का व्हील हो सकता है। वो आर्थर से कहता है कि इस बात को छुपा कर रखे, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि उसके पास एक ड्रैगन का व्हील है तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। आर्थर उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी वीरियन उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि वो 4 महीने के अंदर अपने घर लौटने वाला है। ये सुनकर आर्थर तुरंत बिस्तर से उठ जाता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ 2 साल और रुकना था ना, जब तक ह्यूमन किंगडम का पोर्टल नहीं खुलता। वीरियन बताता है कि अब एक कल्चरल एक्सचेंज इवेंट होने जा रहा है जो 3 किंगडम्स के लोगों के बीच होगा, इसीलिए अब ह्यूमन किंगडम का पोर्टल जल्दी खोला जाएगा। आर्थर ये सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि इसका इस जगह से काफी लगाव हो गया है। वीरियन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। उसी रात जब आर्थर बिस्तर पर लेते हुए यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा होता है, तभी इसके पास पड़ा हुआ वो क्रिस्टल अंडा जो उसने 3 साल से संभाल के रखा था, अचानक से हिलने लगता है। वो डर के मारे तुरंत उठ जाता है और जैसे अंडा क्रैक होता है उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन जब उस अंडे से एक छोटा सा बहुत ही प्यारा बेबी ड्रैगन बाहर आता है तो आर्थर उसकी मासूमियत देखकर फिदा हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा उसके साथ खेलता है, लेकिन तभी बेबी ड्रैगन उसे काट लेता है और उसके हाथ पर एक मैजिकल निशान छोड़ देता है। आर्थर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन ड्रैगन की क्यूटनेस के चलते वो उसे माफ कर देता है। तभी अचानक आर्थर को उस बेबी ड्रैगन की आवाज सुनाई देने लगती है, टेलीपैथी के जरिए, जो उस मैजिकल मार्क की वजह से हुआ है। अब आर्थर उसके हर एक बात समझ सकता है। बेबी ड्रैगन उसे पापा बुलाता है, जिसे देखकर वो उसका नाम सिल्वी रखने का फैसला करता है, जो उसके ग्रैंडमा सिल्विया के नाम के ऊपर बेस्ड है। अगली सुबह जब टेस आर्थर को जगाने आते हैं तो वो देखते हैं कि सिल्वी उसके पास सोई हुई है। आर्थर तुरंत उठ जाता है और हैरान हो जाता है कि हो क्या रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि टेसिया सिल्वी को हक कर रही है क्योंकि उसे वो बहुत प्यारी लग रही है, तो वो फिर से सो जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकलते हैं। जब वो वीरियन के पास पहुँचते हैं तो बुढ़ा एल्फ सिल्वी को देखकर शॉक में आ जाता है। एक असली ड्रैगन देखकर उन्हें लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। वीरियन समझ जाता है कि अगर लोगों को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसीलिए वो आर्थर से कहता है कि सबको ये कहे कि ये एक रेयर माना बीस्ट है। वीरियन मानता है कि ये झूठ ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगा, क्योंकि दुनिया में सबको लगता है कि ड्रैगन्स तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। उसके बाद वीरियन कहता है कि अब जब आर्थर एक बीस्ट टेमर बन चुका है तो अब वो उसके माना और उसके बीस्ट कोर दोनों की ट्रेनिंग करेगा, और वो बताता है कि सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग लड़ाई करने से होते हैं, और इसके साथ ही वो अपना असली पावर रिलीज करता है एक बीस्ट टेमर के रूप में। बुढ़ा एल्फ एक जबरदस्त माना रिलीज करता है जो उसे पूरी तरह से ढक लेता है, और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो एक भयानक ब्लैक कलर के ऑरा वाले मॉन्स्टर के रूप में बाहर आता है। आर्थर उस रूप को देख के हैरान रह जाता है और किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो बुढ़ा एल्फ उसके पीछे आकर उसका कंधा टच करता है, और जब तक आर्थर पलट कर देखता है वीरेन गायब हो चुका होता है। सिर्फ जमीन पर 2 काले निशान रह जाते हैं। आर्थर की हवा टाइट हो जाते हैं क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वीरियन अब कहाँ है, और वो तुरंत सरेंडर कर देता है। वीरियन फिर से उसके पीछे आकर दिखाई देता है। आर्थर कहता है कि उसे उसकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं हुई। तब वीरियन बताता है कि उसका बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो विंड और साउंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। फिर वीरियन उसे उसकी तलवार वापस देता है और कहता है कि अब उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले कुछ दिनों तक आर्थर अपने बीस्ट कोर को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करता है और फिर वीरियन के मॉन्स्टर मोड के खिलाफ लड़ने की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वो अपने बीस्ट कोर से माना का यूज कर पाता है और उसके सीने का दर्द पूरी तरह से चला जाता है। उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगते हैं और वो अपना ब्रेक टाइम एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिताता है। कुछ हफ्ते बाद टेस उसे मार्केट ले जाते हैं, जहाँ आर्थर के टकरार दोबारा उस खरूस लड़के फेस से हो जाते हैं। फिर तुरंत उसे एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, पिछली बार की हार की बदला लेने के लिए, लेकिन इस बार भी सिर्फ एक ही हिट में वो फिर से हरा दिया जाता है। उसके बाद टेस आर्थर को याद दिलाते हैं कि वो फे था, और आर्थर तुरंत उसकी मदद करता है उसे उठने में। फे उसका हाथ पकड़ने में थोड़ा झिझक रहा होता है, लेकिन उसके दोस्तों का कहना होता है कि ड्रामा बंद करे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वो आर्थर से दोस्ती करना चाहता था। आर्थर फिर उन सबसे पूछता है कि क्या वो लोग भी कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में जाने वाले हैं, तो वो हाँ कहता है कि वे सारे नोबेल बच्चे उस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। आर्थर पूछता है कि क्या टेस भी उनके साथ जाएगी, लेकिन सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि टेस नहीं जा रही। फे माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो नाजुक प्रिंसेस को दोबारा खो देने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन इस बात से टेस गुस्सा हो जाते हैं और उसे सिर्फ एक ही पंच में उड़ा देते हैं ताकि अपनी ताकत दिखा सके। आर्थर ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत टेस को लेकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो और कोई मुसीबत ना खड़ी करे। जब वो दोनों एक शांत जगह पहुँचते हैं तो आर्थर उस पर चिल्लाता है और कहता
है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए और लोगों के चेहरे पर पंच मारना किसी प्रिंसेस को शोभा नहीं देता। टेस कहते हैं कि उस पर इन दिनों बहुत प्रेशर है क्योंकि आर्थर जल्दी ही जा रहा है और उसे इस बात का दुख है, लेकिन आर्थर उसके फीलिंग्स को समझने के बजाय उसे पागलों जैसे लेक्चर देता है। ये सुनकर टेस भाग जाते हैं और आर्थर को इमोशनल डैमेज हो जाता है जब टेस उसे बुढ़ा कहता है। थोड़ी देर बाद उसे बुरा लगता है कि उसने टेसिया के फीलिंग्स को हर्ट किया, इसीलिए वो रात में उसके कमरे के पास कुछ जुगनू लेकर जाता है और उसे वॉक पर चलने को कहता है। टेस मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट में जाते हैं टेस थोड़ी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती। उसके बाद वो एक खुला एरिया चुनता है और आग जलाता है। टेस को नींद आने लगती है और एक पेड़ को भूत समझकर जोर से चिल्लाते हैं, जिसे देखकर आर्थर उसका मजाक उड़ाता है। टेस आर्थर से ह्यूमन किंगडम के बारे में पूछती है तो आर्थर कहता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। टेस कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आर्थर हमेशा यही रहे, लेकिन आर्थर कुछ कह पाए उससे पहले ही टेस सो जाते हैं। फिर वो दिन आता है जब आर्थर को यहाँ से निकलना होता है और सब लोग उसे अलविदा कहने के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन टेस वहाँ नहीं होती। वेरियन उसे एक कंपास देता है जिसमें रॉयल फैमिली का मार्क होता है ताकि जब भी वो लौट कर आए उसे आने में आसानी हो। आर्थर सोचता है कि टेस इतनी इमोशनल है कि उसे अलविदा कहने नहीं आ पाई, इसीलिए वो कल्चरल एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं एल्फ ग्रुप के साथ ह्यूमन किंगडम के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है टेस अचानक से भागती हुई वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रास्ते में गिर जाते हैं। आर्थर तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है और उसे उठाता है। टेस उससे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और आर्थर उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे याद करेगा। टेस रो पड़ते हैं, लेकिन उनका ये इमोशनल फेयरवेल बीच में ही रोकना पड़ता है जब ह्यूमन किंगडम का दरवाजा खुल जाता है। आर्थर फे की गाड़ी में सवार होकर फ्लोटिंग सिटी जायरस पहुंचता है जहां उसके माँ बाप रहते हैं। वो उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। जब वो उनके एड्रेस पर पहुंचता है तो थोड़ा मेंटली तैयार होकर दरवाजा लॉक करता है। उसकी छोटी बहन दरवाजा खोलते हैं और उसके माँ बाप भी उसके पीछे दौड़ कर आते हैं। आर्थर उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और एक चमकते स्माइल के साथ कहता है मैं घर आ गया हूँ। एलिस और रेनॉल्ड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते जब वो आर्थर को अपने सामने देखते हैं और वो दोनों उसे जोर से गले लगाकर उसका स्वागत करते हैं। उनकी बेटी एलिस से कहते हैं कि उसे रोना नहीं चाहिए और आर्थर उसकी तरफ देखकर समझ आता है कि वो उसकी छोटी बहन है जिसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। वो घुटनों पर बैठकर अपनी बहन एलियानोर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और एलियानोर, जिसको प्यार से एली कहते हैं, अपने भाई को देखकर काफी हैरान होती है। उसके बाद आर्थर घर के अंदर जाता है जहाँ एलिस उसे उसके इन 3 सालों के बारे में सवाल करने लगते हैं। आर्थर उसे तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और रेनॉल्ड भी एलिस से कहते हैं कि लड़के को सांस तो लेने दो। इसी बीच एली को जलन होती है क्योंकि उसके मम्मी पापा का सारा ध्यान अब आर्थर पर है, लेकिन एलिस उसे कहते हैं कि उसे आर्थर के साथ अच्छी दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि ये उसका भाई है जिसके बारे में वो लोग कहानियां सुनाया करते थे। आर्थर कहता है कि वो उसे मिलने के लिए सच में तरस रहा था और तभी वो छोटी ड्रैगन सिल्वी उछलकर एलियानोर के हाथों में चले जाते हैं। जब सब लोग शांत हो जाते हैं तब आर्थर अपने परिवार को पूरा किस्सा सुनाता है कि उसके अलग होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो सिल्विया के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे नहीं पता कि उनका रिएक्शन क्या होगा और कहता है कि वो गिरने के बाद इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होने की वजह से बच गया। उसके बाद वो बताता है कि कैसे उसने टेसिया की जान बचाई और कैसे उसने इतने सालों तक एल्फ किंगडम में अपनी ट्रेनिंग और अपने बीमारी के इलाज में लगा हुआ था। वो सिल्वी और अपने बीस्ट कोर के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता और सिर्फ ये कहता है कि सिल्वी एक माना बीस्ट है जिसे उसने अपनाया है क्योंकि उसकी माँ मरने के कगार पर थे। उसके माँ बाप उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और बस इतना सुनकर ही खुश होता है कि उनका बेटा जिंदा है। अचानक रेनॉल्ड आर्थर से पूछता है कि उसका माना कोर अब किस स्टेज पर है, लेकिन एलिस उसे डांटने लगते हैं कि अभी अभी तो उनका बेटा वापस आया है और वो तुरंत ऐसा सवाल लेके बैठ गया। आर्थर पहले उनसे उनके काम के बारे में पूछता है तो रेनॉल्ड गर्व से बताता है कि वो एक मशहूर ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर है। फिर वो बताता है कि उसका माना कोर 2 साल पहले डार्क ऑरेंज स्टेज पर पहुंच गया था जो कि पावर स्केल के बीच में आता है। आर्थर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि उसके फादर ने सच में बहुत मेहनत की होगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसका खुद का माना कोर लाइट रेड स्टेज पर है जो डार्क ऑरेंज से सिर्फ एक लेवल नीचे होता है। रेनॉल्ड थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसका बेटा अब उसे आगे बढ़ने के कगार पर है, इसीलिए वो आर्थर को एक प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज करता है ताकि देख सके कि उसका बेटा कितना मजबूत बन गया है। एलिस उसे डांटने लगते हैं कि वो अभी ऐसे बेकार की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन तभी कुछ लोग उनके घर में घुस जाते हैं। एक आदमी जिसका नाम विंसेंट है पूछता है कि क्या ये सच है कि रेनॉल्ड का बेटा जिंदा है। आर्थर सोचने लगता है कि ये बंदा कौन है भाई, तो रेनॉल्ड उसे बताता है कि विंसेंट उस ऑक्शन हाउस का मालिक है जहाँ वो काम करता है और ये घर भी विंसेंट का ही है। आर्थर विंसेंट और उसकी वाइफ को ग्रीट करता है और उनकी बेटी लिलिया से भी दोस्ती कर लेता है और वो भी सिल्वी की क्यूटनेस की वजह से। रेनॉल्ड फिर विंसेंट को बताता है कि वो और आर्थर गार्डन में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और उसे ये देखने के लिए इनवाइट करता है। विंसेंट हैरान होता है लेकिन सबके साथ गार्डन में चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आर्थर का माना कोर लाइट रेड स्टेज तक पहुंच गया है, लेकिन एलिस कहते हैं कि उनका बेटा जल्दी सीखता है और उनसे झूठ बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। आर्थर और रेनॉल्ड वार्म अप कंप्लीट करके एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। आर्थर अपने फादर के अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर काउंटर
अटैक करता है। रेनॉल्ड उसे आसानी से रोक लेता है और कहता है कि आर्थर को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन तभी आर्थर उसे वीडियो से सीखी हुई चीजें दिखाकर हैरान कर देता है। वो रेनॉल्ड को थोड़ा पीछे धकेल देता है और रेनॉल्ड इम्प्रेस होता है, लेकिन वो कहता है कि अब उसे दोबारा हिट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो सीरियस होने जा रहा है। रेनॉल्ड अपने हाथों के आसपास माना को कंसंट्रेट करता है और उसे आग में बदल लेता है, जो आर्थर के लिए एक बड़ी सरप्राइज होती है। आर्थर जानता है कि इस दुनिया में हर माना यूजर एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ पैदा होता है। कंज्यूमर्स के लिए उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना और यूज करना आसान होता है, लेकिन ऑगमेंटर्स जैसे रेनॉल्ड के लिए ये काफी प्रैक्टिस और समझ की बात होती है। रेनॉल्ड अचानक अपने पूरे शरीर को फ्लेम माना से कवर करता है और आर्थर पर हमला करता है। आर्थर से ब्लॉक कर पाता है और धीरे धीरे पीछे धकेला जाता है। आर्थर लड़ते हुए सोचता है कि इस जिंदगी में वो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो सभी एलिमेंट्स का यूज कर सकता है। अपनी पिछली और इस जिंदगी की ट्रेनिंग के साथ वो यकीन करता है कि उसके पास वो सब कुछ है जो रेनॉल्ड को हराने के लिए चाहिए। वो अपने हाथों में माना इकट्ठा करता है और उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है जो सबको हैरान कर देते हैं। आर्थर रेनॉल्ड्स की तरफ दौड़ता है और उसके फ्लेमिंग फेस को अपने गोल्डन ऑरा से ब्लॉक करता है। जब आर्थर फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, उसे याद आता है कि उसने विरियन के साथ ट्रेनिंग के दौरान कैसे अपनी की का इस्तेमाल किया था और वो फिर से गोल्डन ऑरा रिलीज करता है, लेकिन इस बार वो उसे लाइटनिंग में बदल देता है। उसके शरीर से निकलती बिजलियां खास को जला देते हैं और रेनॉल्ड बस उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह जाता है क्योंकि आर्थर ने फायर मैजिक के हायर फॉर्म को मास्टर कर लिया होता है। आर्थर कहता है कि अभी हैरान होने का वक्त नहीं है क्योंकि उसके पास और भी सरप्राइजेस है। वो अचानक अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और फाउंटेन के पानी को मैनिपुलेट करके रेनॉल्ड पर अटैक करता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं ये देखकर कि आर्थर एक साथ दो तरह की मैजिक का यूज कर रहा है। रेनॉल्ड बड़ी मुश्किल से अपने पीछे से आते पानी के अटैक को डॉज करता है। इसके बाद आर्थर अपने सारे अटैक्स कैंसिल कर देता है और रेनॉल्ड तुरंत उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसे बहुत गर्व है आर्थर पर और पूछता है कि उसने ये सब कब सीखा। आर्थर बताता है कि उसने ये रिसेंटली सीखा है, लेकिन अभी भी वो पानी को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ देर बाद सब अंदर लौट जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। विंसेंट रेनॉल्ड से कहता है कि उसके बेटे का फ्यूचर काफी ब्राइट है। रेनॉल्ड इस बात को मानता है और कहता है कि उसने तो तभी जान लिया था जब आर्थर ने सिर्फ 3 साल की उम्र में अपना माना कोर अवेकन किया था और उनका पूरा घर उड़ा दिया था। तभी विंसेंट अचानक उठकर कहता है कि उन्हें आर्थर को जायरस एकेडमी भेजना चाहिए। रेनॉल्ड ये सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि जायरस एकेडमी पूरे कंटिनेंट की सबसे बड़ी मैजिकल एकेडमी है। विंसेंट की वाइफ पूरी तरह से उसकी बात से सहमत होते हैं और वो आर्थर के माँ बाप से कहते हैं कि उन्हें फीस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग आर्थर की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहते हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन उनकी ये काम आएगा। तभी अचानक आर्थर बोल पड़ता है और कहता है कि जब बात उससे जुड़ी है तो उसकी भी एक राय होनी चाहिए। वो कहता है कि अभी अभी उसके अपने परिवार से मुलाकात हुई है और वो इतनी जल्दी उनसे दूर नहीं जाना चाहता। विंसेंट उसकी फीलिंग समझ आता है और आर्थर उनसे कहता है कि प्रैक्टिस मैच के बाद वो काफी थक गया है। रात में एलिस और रेनॉल्ड आर्थर के रूम में उससे बात करने आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनका बेटा उनके पास वापस आ गया है और वो उस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन आर्थर एक महान मेज बनेगा। आर्थर उन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि बाकी सब कल बात करेंगे। फिर वो उसे गुड नाइट कहते हैं और सोने देते हैं। अगली सुबह आर्थर जैसे ही उठता है तुरंत हॉल की तरफ भागता है क्योंकि कुछ पुराने दोस्त उसे मिलने आए होते हैं। ये लोग उसके माँ बाप की पार्टी के मेंबर्स होते हैं और वो लोग उसे वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। एंजेला उसे इतने जोर से गले लगा लेते हैं कि आर्थर को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर वो दार्दन के साथ एक हाई फाइव शेयर करता है। एडम और हेलेन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए आर्थर का स्वागत करते हैं, जबकि जैस्मिन अचानक बिना किसी वजह के उसकी तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो उसे गले लगाकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सब उसकी गलती है। इस इमोशनल मीटअप के बाद पूरी पार्टी आर्थर को अपने मिशंस के बारे में कहानियां बताते हैं जो कि किसी दूर इलाके में थे और जैसे हमेशा होता है वो लोग छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं। आर्थर अपने रूम के अंदर ट्रेनिंग शुरू करता है, कोशिश करता है कि वो अपने माना को इतना कंसंट्रेट करे कि उसे लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो, लेकिन वो उस पावर को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता और थकान की वजह से गिर जाता है। जैसे ही वो ये सोचता है कि उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि अपने परिवार को बचा सके, तभी सिल्वी आकर उसे कत्ल करते हैं। आर्थर उसे हक करता है, लेकिन फिर अचानक उसे महसूस होता है कि सिल्वी से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो वो तुरंत उसे नहाने ले जाता है। जैसे वो सिल्वी को नहलाता है, उसका परिवार वहाँ आ जाता है और कहता है कि अब उसकी साफ सफाई की बारी है और आर्थर को कुछ समझ नहीं आता कि कब वो एक ऐसे आदमी के चेयर पे बैठा होता है जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे उसकी साफ सफाई सिर्फ उसके बालों तक ही नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद आर्थर का नया हेयर कट हो जाता है और उसकी माँ और बहन उसके लुक पर तारीफ करने लगते हैं। आर्थर पूछता है कि इन सब की क्या जरूरत थी, तो लिलिया की माँ कहती है कि वो लोग उसे अपने ऑक्शन हाउस ले जाने वाले हैं अगली बार और उस तरह के भद्दे हालत में वो उसे नहीं ले जा सकते। खैर वो लोग सिटी एक्सप्लोर करना शुरू करता है और एक समय ऐसा आता है जब आर्थर एक स्टैचू के उंगली पर हेयर पेन पहना देता है। तभी कुछ लड़के उसके सर पर एक हेयर पेन मार देता है और हंस कर वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर सोचने लगता है कि ये बर्बी कौन थे। लिलिया उसे बताते हैं कि वो
जायडस एकेडमी के स्टूडेंट्स थे और क्योंकि उन्हें रॉयल्टी जैसे ट्रीट किया जाता है इसलिए उनमें से ज्यादा लोग खरूसी होते हैं। आर्थर अभी कुछ और पूछता है उससे पहले ही उसे एक स्टोर के पास से एक जाना पहचाना एनर्जी सिग्नल महसूस होता है। आर्थर उसे चेक करने जाता है और देखता है कि शॉप के अंदर बीस्ट कोर्स रखे हुए हैं। लिलिया की माँ उसे बताती है कि ये माना कोर्स होते हैं जो मैजिक बीस्ट से निकाले जाते हैं और इंसानों को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये पहली बार है जब आर्थर ने इसके बारे में सुना, क्योंकि एल्फ किंगडम में लोग कभी भी बीस्ट से माना कोर्स निकालने की बात नहीं करते थे। लिलिया की माँ फिर कहती है कि बीस्ट कोर का दाम इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इफेक्ट क्या है और अगर उस कोर में बीस्ट विल भी हो तो उसका दाम 100 गोल्ड कॉइन्स तक जा सकता है, जो आर्थर और उसके परिवार के लिए 200 साल तक आराम भरी जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। फिर वो बताते हैं कि उनका ऑक्शन हाउस जल्दी ही कुछ 20 कोर्स बेचने वाला है और आर्थर चाहे तो उनमें से एक को छू सकता है। दूसरी तरफ लिलिया थोड़ा नर्वस होकर अपनी माँ से कहने की कोशिश करते हैं कि उसे एक बीस्ट कोर लेना चाहिए, लेकिन उसकी माँ सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि अगर बीस्ट कोर मिल भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेज बनी जाएगी। इसी वजह से लिलिया पूरे टाइम उदास रहते हैं और आर्थर को उसके लिए बुरा लगता है। जब वो देखता है कि लिलिया अकेले कहीं जा रही है तो वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है। लिलिया एक वेपन शॉप में जाते हैं जहाँ वो कुछ सस्ते 20 कोर्स देख रहे होते हैं जो वो अपने पॉकेट मनी से खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे आर्थर उसे पूछता है कि क्या वो इस फैसले में श्योर है तो लिलिया घबरा जाते हैं। आर्थर फिर से उसके माँ की बात याद दिलाता है और कहता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लिलिया उस पर चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं कि आर्थर समझ ही नहीं सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है क्योंकि वो स्पेशल है। आर्थर फिर भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिलिया उसे दूर धकेलते हैं तो वो पीछे खड़े एक लड़के से टकरा जाते हैं जो जायडस एकेडमी का एक स्टूडेंट होता है। लिलिया तुरंत उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो खरूस लड़का कहता है कि ये कैसे माफी थी। तभी दुकान का मालिक भी वहाँ आता है उनकी आवाज सुनकर, लेकिन जैसे वो स्टूडेंट्स को देखता है तुरंत पीछे हट जाता है। वो घमंडी लड़के लिलिया को बुली करने लगता है और उनमें से एक अपने फायर मैजिक का यूज करके एक छोटी सी आग जला देता है। आर्थर तुरंत अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी लिलिया की माँ वहाँ पहुँचते हैं और दोनों से कहते हैं कि तुरंत अपना मैजिक बंद कर दे। पहले तो स्टूडेंट्स और दुकानदार उनसे कहते हैं कि वो बीच में ना पड़े, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि लिलिया के फादर उस ऑक्शन हाउस के मालिक है जो हर साल मैजिक एकेडमी को बहुत ज्यादा डोनेशन देता है, दोनों शौक जाते हैं। स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस चले जाएंगे क्योंकि उन्हें अब किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना, लेकिन जाने से पहले वो लिलिया का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उस जैसे लूजर को पैसे देकर एकेडमी में एडमिशन मिल सकता है। आर्थर को गुस्सा आता है और वो उन पे हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन लिलिया उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो खुद भी उन लड़कों से सहमत होते हैं। बाद में जब सब घर लौट जाते हैं तो विंसेंट को जानकर चिंता होती है कि लिलिया और आर्थर का टकराव एकेडमी के स्टूडेंट से हो गया था। लिलिया माफी मांगते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विंसेंट आर्थर से भी कहता है कि उसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने एकेडमी को इतना बड़ा डोनेशन दिया है कि ऐसे छोटी मोटी बातों से उसके एडमिशन को इफेक्ट नहीं करेगी। लिलिया को लगता है कि उसके पापा सिर्फ आर्थर को एकेडमी भेजना चाहते हैं और उसे नहीं, क्योंकि वो अब तक मैजिक का यूज नहीं कर पाए चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। वो टूट जाते हैं, सब पर चिल्ला पड़ते हैं और भाग जाते हैं। रात को आर्थर उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में होते ही नहीं। तभी एक नौकर आता है और उसे कहता है कि वो उसे लिलिया के पास ले जाने आया है। तभी दूसरी तरफ लिलिया सोच रही होती है कि कैसे उसके माँ बाप हमेशा चाहते थे कि वो एक मेज बने और धीरे धीरे वो सपना उसका भी बन गया, लेकिन जब कई कोशिशों के बाद भी उसकी मैजिक पावर डेवलप नहीं हुई तो वो डिप्रेशन में चली गई। इस बात को और भी बुरा बना दिया उसके फादर के उन शब्दों ने जब उन्होंने बार बार कहा कि एकेडमी में उसके लिए सीट रिजर्व है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत डोनेशन दिया है। लिलिया ने कैसे भी करके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, लेकिन तभी आर्थर उसकी लाइफ में आ गया और उसके बाद उसके पेरेंट्स आर्थर को मैजिक एकेडमी भेजने की बात करने लगे और ये सब एक इनसिक्योर लड़की के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। जल्दी ही आर्थर किचन में पहुंचता है जहाँ उसे लिलिया सोती हुई मिलती है। वो उसे जगाता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि इससे लिलिया को और भी ज्यादा बुरा फील हो सकता है। तभी लिलिया खुद उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसे जलन महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपने पापा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो खुद को दोष देते हैं कि वो मैजिक एवेकन नहीं कर पाए और कहते हैं कि उसके माँ बाप ने उसे उम्मीद छोड़ दी होगी। आर्थर उसे देखकर उसके लिए दुख महसूस करता है और तुरंत उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि इतना ज्यादा सोचना बंद करे। वो कहता है कि जब वो खुद देख सकता है कि लिलिया कितनी मेहनत कर रही है तो उसके माँ बाप तो जरूर समझते होंगे, और कहता है कि उसके पापा या एलियनोर उसमें इतनी दिलचस्पी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए एक नया चेहरा है और ऐसा सभी के साथ होता है। उनकी जिंदगी में एक नए इंसान को लेकर लोग क्यूरियस हो जाते हैं। लिलिया हंस पड़ते हैं और मान लेते हैं कि उसने ही अपने ऊपर इतना प्रेशर डाला था, लेकिन आर्थर जानता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। वो जानता है कि लिलिया पर हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस का बोझ पड़ा है, इसीलिए वो तय करता है कि इसे मैजिक एवेकन करने में मदद करेगा। थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में जाकर लिलिया के माँ बाप से कहता है कि लिलिया सच में मैजिक एवेकन करना चाहते हैं, इसलिए उसने उसे वहाँ भेज दिया जहाँ उसने खुद 3 साल पहले ट्रेनिंग ली थी। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि लिलिया वहाँ सुरक्षित और खुश रहेगी, लेकिन उसके माँ बाप इस फैसले
फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनके माँ बाप उसे गुस्से में पूछते हैं कि उसने बिना उनसे पूछे लिलिया को कैसे भेज दिया। आर्थर जवाब देता है कि ये लिलिया का अपना फैसला था। जब उसने उसे ऑप्शन दिया था तो लिलिया ने डिसाइड किया कि वो अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी, क्योंकि उनसे बात करके वो अपने फैसले पर शक करने लगते हैं। फिर आर्थर विंसेंट को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिलिया ने लिखा होता है कि जब तक वो मैजिक सीख नहीं लेते तब तक वो अपने माँ बाप पर बोझ है। वो वादा करते हैं कि चाहे जितना भी वक्त लगे वो एक मेज बनकर दिखाएगी। विंसेंट ये पढ़कर टूट जाता है। वो खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि उसने सोचा था कि अगर लिलिया मैजिशियन बन गई तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सपना लिलिया को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देगा। वो कहता है कि अगर लिलिया मेज नहीं बनती तो भी वो खुश रहता, बस उसकी बेटी खुश होनी चाहिए थी। यही मोमेंट होता है जब आर्थर लिलिया को उसके छुपने की जगह से बुलाता है। उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आर्थर तुरंत माफी मांगता है झूठ बोलने के लिए, लेकिन वो चाहता था कि लिलिया खुद महसूस करे कि उसके माँ बाप उससे बिना किसी शर्त पर प्यार करते हैं। विंसेंट कहता है कि ठीक है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो तुरंत एलिस और एरॉन से भी माफी मांगता है और कहता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी उनके बेटे को एकेडमी भेजने में, जबकि वो अभी अभी उनके पास वापस आया है। फिर वो लिलिया से कहते हैं कि अगर वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, वो और भी चीजों में खुश रह सकते हैं। लेकिन लिलिया कहते हैं कि वो सच में एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए वो मेहनत करके अपने मैजिक को अवेकन करना चाहते हैं। उसके माँ बाप उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। ये इमोशनल मोमेंट देखकर आर्थर बीच में बोल पड़ता है कि वो लिलिया की मदद करेगा मैजिक अवेकन करने में। थोड़ी देर बाद वो लिलिया और एलियानोर को एक दूसरे के पीठ से पीठ मिलाकर बैठा देता है। उनके माँ बाप कंफ्यूज होता है कि क्या आर्थर सच में ये कर पाएगा, लेकिन आर्थर कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मैजिक अवेकन करने का पहला कदम है अपने सांसों पर ध्यान देना। वो कहता है कि आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लो और तब तक कंसंट्रेट करो जब तक अंधेरे में एक रोशनी न दिखाई दे। एलियानोर सबसे पहले रोशनी देखते हैं, लेकिन जैसे वो बोल पड़ते हैं उसका ध्यान टूट जाता है और सब कुछ वापस ब्लैंक हो जाता है। लिलिया थोड़ा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आर्थर से कहता है कि सांस लेना जारी रखो। फिर वो अपना हाथ दोनों लड़कियों के पीठ पर रखता है और कहता है कि अगर थोड़ा सा गर्म महसूस हो तब भी सांस लेते रहो। फिर वो धीरे से अपना माना उनके अंदर भेजता है और लिलिया को आखिरकार वो रोशनी दिखाई देने लगती है जिसके बारे में आर्थर बोल रहा था। उसके माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं अपनी बेटी को फाइनली माना विजुलाइज करते हुए देखकर, और उसके बाद लिलिया नीचे जाते हैं नौकरों के साथ पार्टी करने के लिए। थोड़ी देर बाद आर्थर लिलिया के परिवार के ऑक्शन आ जाता है और उस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ हर तरह के नॉबल्स, मर्चेंट्स और एडवेंचरर्स इकट्ठा हुए होते हैं ताकि कुछ रेयर आइटम्स खरीद सके। लिलिया और एलियानोर तुरंत जाकर कुछ शानदार बीस्ट कोर्स देखने लगते हैं, जबकि आर्थर का ध्यान एक अजीब से डीमन स्टैचू की तरफ चला जाता है। इसी बीच रेनॉल्ड ऑक्शन हाउस के सिक्योरिटी हैंडल कर रहा होता है। जल्द ही ऑक्शन शुरू होता है और विंसेंट सबसे पहले उनके वीआईपी गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता है, जो होते हैं किंग ब्लेन और उनका पूरा परिवार। किंग के आने पर सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और आर्थर महसूस करता है कि राजा अपने लोगों के बीच कितना पॉपुलर है। उसके बाद ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाता है और पहला आइटम होता है एक डैगर जो लाइटनिंग मैजिक से एन्चेंटेड होता है। आर्थर सोचता है कि क्या वो भी अपने मैजिक से किसी वेपन को एन्चेंट कर सकता है। तभी उसे पता चलता है कि सिल्वी गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है, बिना ये जाने कि छोटी सी ड्रैगन एक अजीब मैजिशियन के सामने हॉलवे में पहुंच गई है। इसी बीच ऑक्शन जारी रहता है और विंसेंट सबके सामने एक लायन मॉन्स्टर के बच्चे को पेश करता है। वो लोगों को बताता है कि ये माना बिस्ट अभी से ए रैंक का है, अपनी छोटी उम्र के बावजूद। प्रिंस अपने फादर से कहता है कि उसे लायन चाहिए और राजा तुरंत बीट लगाने में शामिल हो जाता है। आखिरकार उस लायन को 1000 गोल्ड कॉइंस में खरीद लेता है। दूसरी तरफ आर्थर हॉलवे में सिल्वी को ढूंढते हुए पहुंचता है। तभी उसे कुछ दूर से उसकी आवाज सुनाई देते हैं। वो तुरंत उस तरफ भागता है और देखता है कि एक अजीब सा आदमी सिल्वी से कह रहा है कि उसे थोड़ा अच्छे से देखने दो। आर्थर तुरंत समझ आता है कि ये आदमी उन्हीं मैजिशियन जैसे कपड़ों में है जो राजा के पीछे खड़े थे, इसीलिए वो कोई झगड़ा नहीं चाहता। वो सम्मान से उस मैजिशियन से कहता है कि उसके पार्टनर को छोड़ दे। वो मैजिशियन एक लंबी सांस लेकर कहता है कि उसे लगा था ये माना भी इस पे ऑक्शन का एक आइटम है। सिल्वी तुरंत आर्थर के पास भाग कर आते हैं, लेकिन रॉयल मेज का चेहरा इसे देखकर नाराज लगता है। आर्थर डिसाइड करता है कि उसे वापस अपनी सीट पर लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी बुढ़ा मेज उससे कहता है कि वो माना बीस्ट ही छोड़ दे, क्योंकि अब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ये बोलकर वो एक फायर ब्लास्ट आर्थर की तरफ मार देता है, जो मुश्किल से उसे बच जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि अपनी ताकत का दिखावा कर सके। लेकिन आर्थर इम्प्रेस नहीं होता। वो उस बुढ़े से पूछता है कि आखिर क्यों वो अपने पार्टनर उसे दे दे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक रॉयल मेज है। तभी वो फिर से एक फायर अटैक आर्थर की तरफ शूट करता है। रॉयल मेज कहता है कि ये सब उनके देश के भले के लिए हो रहा है, पर अब आर्थर उसकी बकवास सुनकर थक चुका होता है। वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो बुढ़ा कहता है कि आर्थर जल्दी समझेगा कि एक रॉयल की बात को इनकार करने का क्या मतलब होता है, और वो कंफर्म करेगा कि आर्थर के माँ बाप इसकी कीमत चुकाए। ये सुनकर
आर्थर के लिए बात पर्सनल हो जाती है। वो तुरंत उससे कहता है कि जो बोला उसे फिर से दोहराए। आर्थर के शरीर से एक तेज भयंकर ऑरा निकलता है जो पूरे ऑक्शन हाउस को थक लेता है। हवा एकदम भारी हो जाते है और विंसेंट जैसे कमजोर लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं, क्योंकि वो आर्थर जैसे सिग्मा के ऐसे डरावने ऑरा को झेल नहीं पाते। लेकिन किंग ब्लेन तुरंत समझ जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल आदमी गुस्से में है। इसी बीच आर्थर महसूस करता है कि सिर्फ एक रॉयल मेज के सामने ऑरा फ्लेक्स करने के चक्कर में उसने अपने असली इमोशंस एक्सपोज कर दिए। जब तक वो शांत होता तब तक रेनॉल्ड और उसकी टीम लोगों को ऑक्शन हाउस से बाहर निकलने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंसेंट, रेनॉल्ड और उनके परिवार को किंग के पास बुलाया जाता है इस इंसिडेंट के चलते। किंग ब्लेन रेनॉल्ड से कहता है कि सिक्योरिटी चीफ होने के नाते उसे इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि घुसपैठिया टाइम पर नहीं पकड़ा गया। रेनॉल्ड अपनी गलती मान लेता है और पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। तभी रॉयल मेज बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि जब तक किसी की जान नहीं गई राजा को छोटी पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर तुरंत ही वो बुढ़ा रॉयल मेज आर्थर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसके पास एक बढ़िया माना बीस्ट है जिसे वो उसके पूरे पोटेंशियल तक ट्रेन कर सकता है। आर्थर समझ जाता है कि ये फड़वा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और अब तो किंग ब्लेन भी उसका सपोर्ट कर रहा है। ब्लेन रेनॉल्ड से कहता है कि सेबेस्टियन नाम का इमेज सालों से उसकी सेवा कर रहा है और अगर उसके पास एक पार्टनर होता तो ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं होता। ब्लेन पूछता है कि रेनॉल्ड क्या चाहता है, क्या वो अपने बेटे की माना बीस्ट उस मेज को देना चाहता है। आर्थर कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। खुशकिस्मती से रेनॉल्ड भी किंग से कहता है कि आर्थर ने वो माना बीस्ट अपने मेहनत से पाई है, इसलिए सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि उसे देना है या नहीं। अब किंग ब्लेन आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर अंदर से काफी गुस्से में होता है लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि वो अपने पार्टनर को किसी भी हाल में नहीं दे सकता। ब्लेन फिर अपने ऑफर को और अच्छा बना देता है। वो आर्थर से कहता है कि उस छिपकली के बदले उसे वो लायन मॉन्स्टर दे देगा जो उसने अभी अभी खरीदा है, क्योंकि एक ऐसा जानवर आगे चलकर जरूर ज्यादा पावरफुल माना बीस्ट बनेगा। आर्थर ऑलमोस्ट लिमिट तक पहुंच जाता है इस बकवास को झेलते झेलते, लेकिन ठंडे दिमाग से कहता है कि वो ना तो अपने पार्टनर को देगा, न बेचेगा और न ही किसी चीज के लिए उसका सौदा करेगा। राजा इस बात से ऑफेंड हो जाता है क्योंकि इतने हाई पोजीशन में होने के बाद भी उसने 2 बार प्यार से पूछा था। अब ब्लेन आर्थर को फाइनल चांस देता है, पूछता है कि क्या वो अपना माना बेच सौदा करेगा या नहीं। लेकिन आर्थर डिसाइड करता है कि वो ब्लेन को ये समझाए कि एक राजा उसके सिंहासन और किंगडम से नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड से बनता है। वो उठता है और सीधा किंग से पूछता है, तो आप बताओ आप अपने बच्चों को कितने में बेचोगे। ब्लेन इस बात पर बिल्कुल हैरान रह जाता है और फिर आर्थर से कहता है कि उसने उसे 3 बार पूछा था और उसने तीनों बार मना किया। आर्थर उससे कहता है कि इससे कुछ सीखो और अपने ईगो में डिसीजन लेना बंद करो। सेबेस्टियन दुरम नाइट्स को कमांड देता है कि वो इस बदतमीज लड़के को पकड़ ले, लेकिन आर्थर सिर्फ एक ही पंच में दोनों नाइट्स को बेहोश कर देता है। सेबेस्टियन इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही मैटर को हैंडल करेगा, क्योंकि उसे सिल्वी किसी भी हाल में चाहिए। वो बुढ़ा आदमी आर्थर पर फायर मैजिक चलाता है, लेकिन उसी वक्त आर्थर अपने ड्रैगन पार्टनर से मिले खास पावर एक्टिवेट करता है और पूरे रूम में टाइम रुक जाता है। सेबेस्टियन हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और आर्थर उसे कहता है कि अब उसका मैजिक काम नहीं करेगा। सेबेस्टियन पैनिक करता है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्टिंग करता है। कहता है कि आर्थर एक रॉयल मेज से नहीं जीत सकता, लेकिन आर्थर बिना उसे छुए उसके काम तोड़ देता है। सेबेस्टियन दर्द से चीखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आर्थर उसे कहता है कि आगे से 10 बार सोच के आना सिल्वी के पास जाने से पहले, पर सेबेस्टियन उसे धमकी देता है कि एक रॉयल से पंगा लेकर वो इतने आसानी से बच नहीं सकता। पर जैसे ही सेबेस्टियन आर्थर के पीछे एक ड्रैगन का इमेज देखता है उसके होश उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो किसी ऐसे इंसान से टकरा गया जो उसके औकात के बाहर है और उसी वक्त टाइम वापस से चलने लगता है, क्योंकि आर्थर अपनी पावर यूज करके काफी थक गया होता है। जैसे ही सब लोग होश में आते हैं आर्थर बेहोश हो जाता है और उसकी फैमिली घबरा जाती है। कुछ दिन बाद जब उसकी आँख खुलते हैं तो उसके सर में तेज दर्द होता है और उसे एहसास होता है कि अब वो टाइम को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भी फ्रीज नहीं कर सकता बिना भारी परिणाम के। वो बेड से उठता है, तभी एलिस सिल्वी के साथ रूम में आते हैं और खुश होती है देखकर कि वो होश में आ गया है। आर्थर उससे कहता है कि उसे थोड़ा मूड चेंज करना है, तो एलिस उसे मार्केट ले जाते हैं। वहाँ वो एलियनोर के लिए कुछ गिफ्ट खरीदता है, लेकिन आर्थर पैसों को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर की नौकरी चली गई है। लेकिन एलिस उसे बताते हैं कि उसके पास कुछ साइड इनकम है, इसीलिए उसके पास पैसे है। शॉपिंग के बाद जब वो लोग घर लौटता है तो आर्थर देखता है कि रेनॉल्ड किसी गेस्ट के साथ गुस्से में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एडम और दार्डेन उसे चुप रहने के लिए कहता है। जल्दी ही उसे अंदर बुलाया जाता है। तभी गेस्ट उठता है और उसे फॉर्मली ग्रीट करता है और उस इंसिडेंट के लिए किंग की तरफ से माफी मांगता है। किंग ने माफी के तौर पर कुछ पैसे भी भेजे हैं ताकि बात आगे न बढ़े। आर्थर महसूस करता है कि वो लोग इस बात को हल्का बना रहे हैं, एक जानलेवा हमले को सिर्फ एक मामूली हादसा कहकर। फिर भी वो माफी एक्सेप्ट कर लेता है। मैसेंजर रेनॉल्ड को कहता है कि उसका बेटा काफी समझदार है। वो ये भी बताता है कि जो 2 नाइट्स ने आर्थर पर अटैक किया था उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन रेनॉल्ड इससे खुश नहीं होता और मैसेंजर के साथ बहस करने लगता है। आर्थर दोनों को रोकता है और
और कहता है कि इसमें उसकी भी गलती थी कि भी उसने राजा के साथ खराब बिहेव किया था और आखिर में उसे कोई चोट भी नहीं आई। आर्थर रॉयल मेज के बारे में पूछता है तो मैसेंजर बताता है कि उसे भी उसके नौकरी से हटा दिया गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। मैसेंजर फिर कहता है कि आर्थर में टैलेंट है, इसीलिए किंग ब्लेन की नजर उस पर गई, लेकिन उसे थोड़ा ज्यादा तमीज सीखनी चाहिए क्योंकि हर कोई किंग जैसे माफ करने वाला नहीं होता। रेनॉल्ड ये बात मान जाता है और माफी के साथ साथ पैसा भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो पैसा आर्थर को देता है, कहता है कि उसी पर हमला हुआ था इसलिए उसे ही यूज करने का हक है। इस हादसे के बाद आर्थर को समझ आता है कि सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, उसे अपने और अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए एक ऊंचे लेवल पर पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए सबसे अच्छा पहला कदम है मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना, जहाँ से वो ये ताकत और कनेक्शन बना सकता है। वहाँ एकेडमी की डायरेक्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं जिसे विंसेंट ने अरेंज किया था। आर्थर इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है क्योंकि डायरेक्टर के पास एकेडमी पर पूरा कंट्रोल है और उनका प्रभाव उनके देश में भी राजा महाराजाओं के बराबर है। डायरेक्टर भी आर्थर से मिलकर खुश होते हैं क्योंकि विंसेंट ने उसके बारे में काफी अच्छी बातें बताई थी। अब वो देखना चाहते हैं कि क्या आर्थर वैसे स्ट्रॉन्ग है जैसे बताया गया है। आर्थर उनसे कहता है कि वो तैयार है। डायरेक्टर एक मैजिक बैरियर बनाते हैं ताकि इनकी प्रेजेंस किसी को महसूस ना हो। आर्थर डिसाइड करता है कि वो अपने ताकत का एक छोटा सा हिस्सा दिखाएगा जो डायरेक्टर का ध्यान खींचने के लिए काफी होगा। पहले वो विंग मैजिक का यूज करता है और जमीन से कुछ पत्थर निकालकर उन्हें डायरेक्टर पर फेंकता है, लेकिन डायरेक्टर उन्हें आसानी से अर्थ मैजिक से रोककर पटक देते हैं। आर्थर हैरान हो जाता है लेकिन तुरंत डिसाइड करता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स का यूज करेगा क्योंकि विंड मैजिक अभी उसकी सबसे कमजोर एबिलिटी है। अब वो अर्थ मैजिक का यूज करके चारों तरफ से उन पर अटैक करता है, लेकिन डायरेक्टर सब कुछ विंड मैजिक से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आर्थर अपने क्लोज कॉम्बैट स्किल्स दिखाने के लिए अपने फिजिकल एबिलिटीज को इनहेंस करता है और उन पर हमला करता है, लेकिन डायरेक्टर इजीली अपने विंड मैजिक से उसे दूर फेंक देते हैं। जब आर्थर जमीन पर गिरता है तो उसे समझ आता है कि वो बुरी तरह हरा दिया गया है। फिर भी उसकी परफॉर्मेंस डायरेक्टर को इम्प्रेस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आर्थर अपनी एबिलिटीज को थोड़ा ओवर एस्टिमेट करता है, लेकिन उसके अलावा वो काफी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है। लेकिन अभी एक आखिरी टेस्ट बाकी है। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर आर्थर स्टूडेंट बनना चाहता है तो उसे उनका अगला अटैक झेलते हुए होश में रहना पड़ेगा। उसके बाद वो एक पावरफुल साउंड स्पेल का यूज करते हैं जिससे आर्थर को लगता है कि जैसे उसका दिमाग दो टुकड़ों में बट गया हो। आर्थर किसी तरह उस पावरफुल स्पेल के दौरान जिंदा बच जाता है और डायरेक्टर उसे बताते हैं कि उसने उनका टेस्ट पास कर लिया है। वो कहते हैं कि वो आर्थर को अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाना चाहता है ताकि वो अपना सारा ज्ञान उसे दे सके और उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन जब आर्थर कंटिन्यूअसली उन्हें देखता रहता है तो वो पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि अगर वह स्टूडेंट बनना होता तो इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी। आर्थर कहता है कि डायरेक्टर के पास वो अथॉरिटी और पावर है जो उसे अपने परिवार को सेफ रखने के लिए चाहिए, और अगर वो उसके परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं तो वो एकेडमी ज्वाइन करने और उनका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है। डायरेक्टर उसके बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक कि उनके देश का राजा भी उनसे ऐसा एक तरफा डिमांड करने की हिम्मत नहीं करता। डायरेक्टर उसके कॉन्फिडेंस से खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद आर्थर कहता है कि वो एकेडमी तभी ज्वाइन करेगा जब वो उस प्रॉपर एज तक पहुँच जाएगा। डायरेक्टर बताते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करने के लिए उसे अभी 3 साल और रुकना होगा, लेकिन अगर वो अभी से ज्वाइन करे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पर आर्थर कहता है कि उसे अपनी जिंदगी जीना है, दुनिया को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि अभी उसके पास समय है। इसीलिए वो अगले 3 साल एडवेंचरर के रूप में बिताने का प्लान बना रहा है। लेकिन घर पे सब कुछ उसके सोच से ज्यादा मुश्किल होता है। उसके पेरेंट्स को उसके एडवेंचरर बनने के प्लान्स के बारे में विंसेंट के थ्रू पहले ही पता चल जाता है, आर्थर के बताने से पहले। एलिस गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को दूर भेजना नहीं चाहते, खासकर जब वो अभी घर वापस आया है। लेकिन रेनॉल्ड समझ जाता है कि हर आदमी के जीवन में एक एडवेंचर होना चाहिए। रेनॉल्ड कहता है कि शायद अगर आर्थर के साथ कोई गार्जियन हमेशा हो तो वो एडवेंचरर बन सकता है। आर्थर उसे प्रॉमिस करके मना लेता है कि वो हर कुछ महीने में घर आएगा और अगर वो चाहे तो वो जल्दी भी आ सकता है। एली भी उदास हो जाते है कि आर्थर फिर से जाने वाला है, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि वो तुरंत नहीं जा रहा, वो कुछ समय तक और घर पे ही रुकने वाला है। एलिस इस बात से मान जाते हैं, लेकिन रेनॉल्ड कहता है कि आर्थर के साथ एक गार्जियन होना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। फिर वो अपने पुराने पार्टी मेंबर्स को लंच पर बुलाता है और पूछता है कि कौन आर्थर की देखभाल करने के लिए तैयार है। एडम तुरंत मना कर देता है, कहता है कि उसे बच्चे पसंद नहीं है और उसे डर है कि कहीं आर्थर एक दिन नींद में ही उसे मार ना दे। तभी अचानक जैस्मिन वॉलंटियर करते हैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए। एलिस हैरान रह जाते हैं क्योंकि जैस्मिन को बॉडीगार्ड बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैस्मिन कहते हैं कि वो ये काम सिर्फ आर्थर के लिए करेगी। सब लोग मान जाते हैं कि वो परफेक्ट मैच होगी क्योंकि वो एक ऑगमेंटर है जो विंग मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। एडम जो उनकी पार्टी का लीडर है वो भी अपना
अप्रूवल दे देता है और सब कुछ फिक्स हो जाता है। उसी दिन बाद में आर्थर और उसका परिवार लिलिया को देखता है जो अकेली लिविंग रूम में ध्यान लगा रही होते हैं। एलियनोर नाराज हो जाते हैं कि लिलिया ने उसके बिना ट्रेनिंग शुरू कर दी। आर्थर उनके ट्रेनिंग के रिजल्ट्स देखकर खुश होता है, लेकिन वो बस यही चाहता है कि एलियनोर जल्दी मैजिक एवेकन ना करे, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान उस पर आ सकता है जो उसे मुसीबत में डाल देगी। उसके बाद आर्थर ऑक्शन हाउस जाता है ताकि अपने एडवेंचरर गिल्ड टेस्ट के लिए एक वेपन ले सके। विंसेंट उसे कहता है कि वो आराम से पूरा कलेक्शन देख सकता है। आर्थर स्टोर रूम में जाता है और वहाँ इतने ज्यादा वेपन्स देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि ये ज्यादा वैरायटी उसके लिए प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चूज करे। तभी सिल्वी उसके लिए कुछ ढूंढ लेते हैं। पहले तो आर्थर को लगता है कि डेस्क के नीचे कुछ लोहे का डंडा अटका हुआ है, लेकिन जब वो उसे खींचता है तो उसे महसूस होता है कि वो कोई मामूली डंडा नहीं है, वो काफी भारी है। उसे समझ आता है कि ये एक तलवार है, लेकिन वो इसे नॉर्मल तरीके से कवर से बाहर नहीं निकाल पा रहा, इसीलिए वो अपने ऑगमेंटेड एबिलिटीज का यूज करके तलवार को निकालने की सोचता है। जब वो अपने मैजिक उस तलवार में डालता है तो उसके सामने अजीब से वर्ड्स दिखाई देते हैं। फिर वो एक शानदार तलवार निकालता है जो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल से बने हुई लगते हैं। आर्थर को लगता है कि ये तलवार काफी भारी है और इसे सही से कंट्रोल करना मुश्किल होगा, लेकिन ये इतनी तेज है कि एक ही अटैक में एक बैरल को काट देते हैं। उसे ब्लेड पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, लेकिन वो उन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाता। तभी अचानक तलवार उसे शॉक दे देती है और वो उसे गिरा देता है, लेकिन जब वो दोबारा उस तलवार को उठाता है तो उसे महसूस होता है कि तलवार पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है। आर्थर महसूस करता है कि उस तलवार की लंबाई भी बदल गई है ताकि वो उसके छोटे शरीर के हिसाब से मैच हो जाए और अब वो उसे आसानी से चला सकता है। तभी अचानक रेनॉल्ड और विंसेंट उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आर्थर काफी देर से वहाँ फंसा हुआ था। आर्थर घबरा जाता है और उनसे कहता है कि 1 मिनट रुक जाए, फिर तुरंत एक नॉर्मल तलवार उठाता है जो उसके पास पड़ी होती है। वो अपने फादर और विंसेंट से कहता है कि उसे ये तलवार चाहिए। रेनॉल्ड उसे लेकर एक बार चला के देखता है और उसे परमिशन दे देता है। विंसेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तभी वो दोनों आर्थर के कमर के पास दूसरी तलवार देख लेते हैं। विंसेंट को याद नहीं पड़ता कि स्टोर रूम में ऐसा कुछ भी था, लेकिन उसका असिस्टेंट याद करता है कि एक पागल बुढ़ा आदमी कभी उस रॉड को उस पे फेंक दिया था, ये कहकर कि इस रॉड के लिए कोई यूजर है ही नहीं। वो कहता है कि उन्होंने कई लोगों को दिखाया था, लेकिन कोई भी उस रॉड के बारे में कुछ समझ नहीं पाया। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें किसी और एक्सपीरियंस्ड आदमी को दिखाना चाहिए, लेकिन आर्थर नहीं चाहता था कि वो तलवारों से दूर हो जाए, इसीलिए वो तुरंत क्यूट बनने का एक्टिंग करता है ताकि विंसेंट को मना सके। विंसेंट तुरंत मान जाता है और कहता है कि वो रॉड रख सकता है, क्योंकि उनका उसे बेचने का कोई प्लान था ही नहीं। आर्थर तो खुश हो जाता है, लेकिन रेनॉल्ड को शक होने लगता है कि कहीं विंसेंट एक नासमझता नहीं है। उसके बाद आर्थर अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीता है और अपने एडवेंचरर बनने के प्लान के लिए ट्रेनिंग करता है। जल्द ही वो 9 साल का हो जाता है और उसके लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी जाती है, जहाँ सब लोग उसके फ्यूचर एडवेंचर के लिए उसे स्पेशल गिफ्ट्स देते हैं। रेनॉल्ड और एलिस उसे एक ग्लव देते हैं जिसमें मैजिक स्टोन्स लगे होते हैं, जिनमें एलिस के हीलिंग स्पेल स्टोर होते हैं, ताकि अगर कभी आर्थर घायल हो जाए तो वो अपने आप को हील कर सके। विंसेंट उसे एक रिंग देता है जो एक सेंसर की तरह काम करता है। अगर आर्थर खतरे में हो तो ये अलर्ट भेज देगा और एलिस को पता चल जाएगा। एडम और उसकी पार्टी उसके लिए एक साउंड स्क्रोल लाते हैं, जिसके जरिए वो घर तक मैसेज भेज सकता है और उसका परिवार भी उसे रिप्लाई कर सकता है। आर्थर सबका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा एडवेंचरर बनेगा जिसे सब लोग याद रखेंगे। उस रात आर्थर अपना बैग पैक करता है, रेडी होता है अपने इस नए सफर पर निकलने के लिए। फिर वो नीचे जाता है और देखता है कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। सब उसे इमोशनल तरीके से अलविदा कहते हैं और उसके सफर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। और इसी के साथ आर्थर अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है जैस्मिन के साथ। जैस्मिन सबसे पहले आर्थर को एडवेंचरर्स गिल्ड ले जाती है ताकि उसका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो सके। आर्थर एक मास्क पहनता है, सिर्फ थोड़ा कूल लगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान छुपाने के लिए, ताकि रॉयल फैमिली उसकी जिंदगी में दखल ना दे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें गिल्ड मास्टर कैस्पियन के ऑफिस ले जाता है, जो जैस्मिन को देखकर खुशी से स्वागत करता है, क्योंकि जैस्मिन सिर्फ एक ए रैंक एडवेंचरर नहीं बल्कि एक नोबल फैमिली से भी बिलोंग करती है। कैस्पियन समझ जाता है कि जैस्मिन चाहते हैं कि आर्थर रैंक असेसमेंट एग्जाम दे। कैस्पियन फिर आर्थर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे अपना असली नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस एक नाम चुनो जिसे गिल्ड में पहचाना जा सके। आर्थर एक नकली नाम डिसाइड करता है, नोट। जैसे ही आर्थर कैस्पियन से हाथ मिलाता है, उसे महसूस होता है कि कैस्पियन दिखने में चाहे कितना भी नॉर्मल हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कैस्पियन उन्हें बैटल अरीना ले जाता है, जहाँ पे उसका एग्जाम होगा। वहाँ एक मैजिशियन लड़की टेस्ट दे रही होती है। उसे सी रैंक मिलता है क्योंकि उसके पास एक्सप्लोसिव पावर तो होते हैं, लेकिन डिफेंस की कमी होती है। जैस्मिन आर्थर से कहते हैं कि उस लड़की में पोटेंशियल है, क्योंकि उसके एज में सी रैंक मिलना आसान नहीं होता। फिर अगला कैंडिडेट आता है, एक नर्ड जैसा लड़का, लेकिन उसे एग्जामिनर से फाइट करने का भी मौका नहीं मिलता और सीधा बी रैंक दे दिया जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आर्थर जैस्मिन से पूछता है, ये अभी क्या हुआ, वो बिना टेस्ट दिए पास कैसे हो गया? लेकिन जैस्मिन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद एक घमंडी लड़का ल्यूकास सामने आता है और एग्जामिनर
एग्जामिनर से कहता है कि उसके लिए भी टेस्ट स्किप कर दिया जाए और सीधा रैंक दे दिया जाए। एग्जामिनर कहता है कि ल्यूकस काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि सिर्फ 11 साल की उम्र में उसका माना कोर ऑलरेडी लाइट ऑरेंज स्टेज तक पहुंच चुका है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, ल्यूकस तुरंत एक फायर बीस्ट समन करता है और उसे एग्जामिनर की तरफ भेजता है। एग्जामिनर उस फायर बीस्ट को तुरंत रॉक पिरामिड के अंदर बंद कर देता है। ल्यूकस तुरंत उस पिरामिड के ऊपर चढ़ जाता है और अपने स्टाफ से एक पावरफुल स्पेल करता है जिससे पूरे एरिना पर फायरबॉल्स की बारिश होने लगते हैं, और वो भी सिर्फ इतने कम एज में। लेकिन ल्यूकस उस बड़े फायरबॉल को कंट्रोल नहीं कर पाता जो आसमान में बन गया था, और वो अचानक से फंस जाता है जो पूरे एरिना को खतरे में डाल देता है। एग्जामिनर तुरंत एक्शन लेता है, एक डस्ट क्लाउड बनाता है जिससे ल्यूकस बच जाता है और अटैक कैंसिल हो जाता है। जैसे धूल और धुआं हटा, एग्जामिनर ल्यूकस से कहते हैं कि उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके अंदर अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ये सुनकर बिना किसी वार्निंग के ल्यूकस एग्जामिनर पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार आर्थर अपने तलवार फेंक कर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ल्यूकस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया, लेकिन रेफरी कहते हैं कि एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चीफ एग्जामिनर ल्यूकस से कहते हैं कि उसमें पावर और पोटेंशियल तो है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है, इसीलिए उसे डी रैंक दिया जाएगा। उसके बाद आर्थर की बारी आती है और जैसे ही वो एरिना में कदम रखता है, उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकलने लगता है। रेफरी तुरंत सावधान हो जाता है क्योंकि वो इस लेवल की एनर्जी की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन कैस्पियन उससे कहता है कि पीछे हट जाए क्योंकि वो खुद आर्थर का टेस्ट लेगा। रेफरी कहता है कि एक डबल ए रैंक एडवेंचरर को ऐसे एक नए बच्चे का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन कैस्पियन जवाब देते हैं कि जैस्मिन से उसका एक खास कनेक्शन है और वो सिर्फ उसके कहने पर ये टेस्ट ले रहा है। आर्थर फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कैस्पियन अपने तलवार निकाल लेता है। तभी कैस्पियन को महसूस होता है कि शायद वो शहर के सबसे ताकतवर इंसान के सामने खड़ा है। दोनों टकराते हैं। आर्थर अपने तलवार को आग से कवर करके अटैक करता है, लेकिन कैस्पियन आसानी से ब्लॉक कर लेता है। दोनों के बीच बहुत तेजी से अटैक चलते रहता है और कैस्पियन नोटिस करता है कि आर्थर की मूवमेंट्स थोड़ी स्लो है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थर के पास अपने शरीर से ज्यादा स्किल है। एक मोमेंट आर्थर को ओपनिंग मिलते हैं और वो अटैक करता है, लेकिन कैस्पियन तुरंत उसके पीछे आ जाता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। आर्थर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए फायर मैजिक का यूज करता है, लेकिन कैस्पियन विंड मैजिक से उसे दूर धकेल देता है और कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आखिरकार टेस्ट के बाद आर्थर को बी रैंक एडवेंचरर बना दिया जाता है और उसे लाइसेंस मिल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त गिल्ड के टॉप ऑफिशियल्स कैस्पियन को घेर लेते हैं कि भी एक ही दिन में 2 से ज्यादा बच्चों को बी रैंक लाइसेंस मिल गया है। कैस्पियन उन्हें बताता है कि करीब 6 महीने पहले देश ने वो कानून हटा दिया था जो एल्व्स और ड्वार्फ्स को एडवेंचरर बनने से रोकता था। तब उन ऑफिशियल्स को सब समझ आता है। ज्यादातर बच्चे जिन्होंने बी रैंक लिया है या तो एल्फ या ड्वार्फ के परिवार से है, जैसे लूकस जो एक हाफ एल्फ है और एक ऐसे परिवार से आता है जो किसी भी हद तक जाने के लिए मशहूर है ताकि पावरफुल मेजेस पैदा किया जा सके। और वो नर्ड जो टेस्ट तक नहीं दे रहा था, असल में एक ह्यूमन है जो ड्वार्फ्स के किंगडम में पला बड़ा है और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए कैस्पियन भी उसका टेस्ट नहीं ले सका। ऑफिशियल्स इस बात को लेकर परेशान होता है कि इसका क्या असर हो सकता है, लेकिन एक नाइट आर्थर को लेकर क्यूरियस होता है। कैस्पियन कहता है कि उसे आर्थर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि वो ना तो एल्फ है और ना ही ड्वार्फ, लेकिन इसके ताकत में कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैस्मिन जो कि पूरे किंगडम के सबसे शक्तिशाली फायर यूजर्स के परिवार से आती है, आर्थर को सपोर्ट कर रही है। कैस्पियन कहता है कि आर्थर की फायर मैजिक अच्छी है, लेकिन उसकी तलवारबाजी उससे भी बेहतर है। अगर वो अपने स्वॉर्ड स्किल्स पर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो वो एक असली पावरफुल एडवेंचरर बन सकता है। इसी बीच आर्थर भी रियलाइज करता है कि उसने मैजिक पर काफी ज्यादा फोकस किया है और अब उसे अपनी तलवारबाजी भी सुधारनी चाहिए ताकि वो और ज्यादा मजबूत बन सके। जब वो गिल्ड से बाहर निकलता है तो अचानक उसका टकराव उस नर्ड लड़के एलिजा से हो जाता है। एलिजा तुरंत उसे एडवाइस देने लगता है और कहता है कि ल्यूकस को रोकना थोड़ा पागलपन था। तभी ल्यूकस वहाँ आ जाता है और पूछता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। आर्थर उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक डी रैंक लड़के को बी रैंक एडवेंचरर से दूर रहना चाहिए। ल्यूकस गुस्से में आकर आर्थर की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं वो आखिर में पीछे हट जाता है। उसके बाद जैस्मिन आर्थर को उस जगह ले जाते हैं जहाँ से हर बिगिनर एडवेंचरर बनने का अपना सफर शुरू करता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वहाँ आर्थर के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि उनका असली डेस्टिनेशन काफी दूर है। फिर वो वहाँ भाग कर जाने लगते हैं और आर्थर को उसका पीछा करना मुश्किल पड़ता है। वो हैरान रह जाता है कि जैस्मिन इतनी तेज कैसे भाग सकते हैं और ये दूसरी बार है जब कोई लड़की उसे इतना इम्प्रेस करते हैं। आज के टेस्ट में आर्थर ने थोड़ा सा कैस्पियन को अंडर एस्टिमेट किया था और अब उसे लगने लगा है कि शायद वो अपनी इंस्टिंक्ट खो रहा है। तभी अचानक जंगल से धमाके की आवाजें आने लगते हैं और कुछ ही देर में एक बड़ा सा जंगली चोर वहाँ आ जाता है। सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब एडवेंचरर्स उस खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। जैस्मिन आर्थर से कहते हैं कि उन्हें भी भागना चाहिए क्योंकि ये
सुअर एक पावरफुल मॉन्स्टर है जो इस एरिया में आमतौर पर नहीं मिलता। थोड़ी ही दूर उन्हें कुछ घायल व्यापारी मिलता है जिनके पास एक टूटी हुई केज होती है। जैस्मिन समझ जाते हैं कि ये लोग उस सुअर को कहीं ले जा रहे थे, लेकिन वो बीच में ही भाग गया होगा। तभी वो सुअर उनकी तरफ आ जाता है और सीधा उन पर हमला करता है। आर्थर और जैस्मिन मुश्किल से उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन फिर सुअर अपनी लंबी जीभ से उन पर हमला करता है। वो लोग उस अटैक से बच जाते हैं और जैस्मिन तुरंत उस सुअर पर हमला करते हैं, लेकिन उसका अटैक सिर्फ हल्का सा ही नुकसान पहुंचा पाते हैं। अचानक सुअर उस पेड़ की तरफ दौड़ता है जिसका जैस्मिन सहारा ले रहे होते हैं। जैस्मिन को बिना बैलेंस के ही जंप करना पड़ता है। आर्थर तुरंत विंड मैजिक का यूज करके जैस्मिन तक पहुंचता है और उसे खतरे से बाहर ले जाता है। इसी दौरान सुअर अपना ध्यान वापस उन घायल एडवेंचरर्स की तरफ करता है। जैस्मिन उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं। आर्थर भी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे कहते हैं कि हर काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से करना चाहिए। आर्थर खुद को शांत करता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही सुअर जैस्मिन की तरफ बिना किसी ध्यान के हमला करता है, आर्थर तुरंत आगे बढ़ता है। वो अपनी स्पेशल तलवार को फायर मैजिक से कवर करता है और सुअर के अंदर घुसा देता है और उसे वहीं रोक देता है। फिर वो जोरदार हमलों की बारिश करता है और सुअर को खत्म कर देता है। बाद में जब एडवेंचरर्स उस मरे हुए जंगली सुअर को ले जा रहे होते हैं, जैस्मिन आर्थर को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा तो उसे घबराना चाहिए। आर्थर समझ ही नहीं पाता कि इस बार उसने क्या गलत किया। रात को जब कैंप फायर लगता है तो जैस्मिन आर्थर से अपनी कहानी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उसने एक एडवेंचरर बनने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि वो अपने घर से भागना चाहते थे। उसका कहना था कि उसके परिवार में काफी पीढ़ियों से महान फायर मेजेस पैदा हुए हैं और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था। जैस्मिन ने अपने सभी भाई बहनों से पहले माना अवेकन कर लिया था और इसीलिए उसके माँ बाप को उससे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जैस्मिन फायर एलिमेंट का यूज नहीं कर सकते तो उन्होंने उसे बेकार कहा और उनके परिवार के लायक नहीं समझा। ये बात जैस्मिन का दिल तोड़ देते हैं। आर्थर को उसके लिए गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे से कम नहीं होता, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैस्मिन उसे गुस्से में देखकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्थर ऐसे किसी बात पे इतना गुस्सा हो जाएगा। आर्थर थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, लेकिन असली वजह ये होती है कि उसके पिछले जिंदगी में भी लोग उसे बेकार कहते थे, लेकिन उसने लगातार मेहनत करके अपने आप को साबित किया था। जैस्मिन फिर कहते हैं कि पहले वो वे आर्थर की तरह बिना सोचे समझे लड़ते थे, लेकिन इसी वजह से उसे अपने पार्टी मेंबर से डांट भी पड़ते थे। लेकिन उसी पार्टी ने उसे टीम वर्क और भरोसा करना सिखाया, जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। इसके बाद जैस्मिन सो जाते हैं और आर्थर जागता रहता है ताकि पहरा दे सके। वो सोचने लगता है कि क्या वो भी बदल सकता है। वो अपनी जिंदगी के उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है और कसम खाता है कि उनकी सुरक्षा के लिए जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो दोस्तों, फाइनली इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी वेट करना पड़ेगा जब तक सीजन 2 रिलीज नहीं हो जाता, और कब होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आगे इस एनिमे में जो सीन होने वाला है, भाई साहब तुम लोग देखकर पागल हो जाओगे। और हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइलर चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि आगे आर्थर ये 3 साल एडवेंचर करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और इसी दौरान उसके कई सारे नए दोस्त भी बनेंगे और कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोग भी होंगे जो मर जाएंगे। लेकिन इन सबको साइड में रख के आर्थर फिर मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेता है, और उसकी आगे की स्टोरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाएगा। ये स्टोरी मुझे इतना पसंद है कि भाई मैं बोल के तो फील नहीं करा सकता। बाकी अब क्योंकि ये एनिमे खत्म हो चुका है तो तुम लोग ही बताओ कि अगला कौन सा एनिमे एक्सप्लेन किया जाए, और प्लीज थोड़ा जल्दी बताना क्योंकि वीडियो भी बनाना होता है। सो इसीलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम फ्यूचर में भी इसका एक भी पार्ट मिस ना करो।